हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट वेस्ट बंगाल पीसीएस 2021 के लिए हमारी मैराथन क्लास। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। और चलते हैं आज इस सेशन के अंदर कि क्या हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेज होती हैं वो टेलीग्राम चैनल, पेड कोर्सेज़ की जानकारी, एनीथिंग जो आपके लिए रेलिवेंट होता है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया जाता है। यहाँ पे 1,30,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। और हमारे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है MCQ डिस्कस किए हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ तो हैं ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट पी से UPSC के लिए भी हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। जितने भी उनके प्रीवियस क्वेश्चन हैं मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। क्लियर। और आज इस कोर्स को परचेज करने का लास्ट है 8 जून। इसमें विपन 10 पहले कूपन कोड यूज़ करना था, अब इसमें आप यूज़ कर सकते हो विपन 20। तो आज आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। विपन 20 यूज़ करना है, यानी कि 8 जून के लिए ये जो वैलिड है, विपन 20 वैलिड है। क्लियर। GS कोर्स जो है ये हमारा थियोरी कोर्स है, और इसके अंदर जो है आपको ये वाला कूपन कोड लगाना है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं? दो जगह से। एक तो स्टडी IQ ऐप के ऊपर, या तो आप स्टडी IQ ऐप डाउनलोड कीजिए, चाहे हमारी वेबसाइट देखिए studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज करें और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, 10,000 में आज जो है वैलिड है विपन 20 कोड वैलिड है, और GS कोर्स के अंदर जो है हमारा VIP 500 कोड वैलिड है। तो इसको लगाएं और डिस्काउंट लें। ठीक है। जितने भी आज के सेशन के अंदर हमारे क्वेश्चन होंगे वो मैंने जितने भी आपके प्रीवियस ईयर जो स्टेट PCS हैं उसके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। स्टेट PCS चाहे वो आपका बिहार का हो, UP PCS हो, उड़ीसा का हो, किसी भी का, कुछ क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने पेड कोर्स 10,000 MCQ कोर्स से लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं मैंने आपके जो वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम हैं, वेस्ट बंगाल का जो PCS का पेपर है वो, प्लस उनके वेस्ट बंगाल के जो रेलेवेंट एग्जाम्स होते हैं, कोई भी हो जहाँ से मुझे कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन लगता है कि हाँ आपको पता होना चाहिए, तो वो भी इसके अंदर मैंने डाला है। तो चलते हैं आज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलते हैं आगे। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ लॉर्ड बुद्ध द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। जब बुद्ध भगवान जी की डेथ हो गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं महापरिनिर्वाण, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आपको मेन याद रखनी है। तो ये जगह मैं बता देता हूँ। तो पहली हुई थी राजगीर में, वैशाली में दूसरी हुई थी, पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, और चौथी हुई थी आपकी कश्मीर के अंदर। ठीक है, ये याद रखिए। और जो किंग थे वो कौन कौन से थे? अजातशत्रु था जिसने पहली करवाई थी, अजातशत्रु। काल अशोक सेकंड था, अशोक सेकंड थर्ड था, और चौथा था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे जो आपके चेयरपर्सन थे वो कौन थे? महाकश्यप पहली उसके चेयरपर्सन थे, दूसरे के थे सबा कमी, और तीसरी के थे मोगाली पुत्तिस, और चौथी के थे वासुमित्र चेयरपर्सन, और इसके डिप्यूटी चेयरपर्सन कौन थे? अश्व घोष। याद रखिए सारे पॉइंट्स। क्लियर। अब पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो है 2 पुस्तकें लिखी गई थी, विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक लिखी थी किसने? उपाली ने, और सुत्त पिटक लिखी थी आनंद ने लिखी थी। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो है आपकी तीसरी पुस्तक लिखी गई थी जो मोगालीपुत्तिस उपागुप्त ने लिखी थी, डेट वॉज अभिधाम पिटक। क्लियर, याद रखिए। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो है हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था बुद्ध धर्म। तो अब यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? राजगीर इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए, ऑप्शन इज द राइट वन। ये गया क्या है? बोध गया, जहाँ पे बुद्ध भगवान को निर्वाण प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट मिली थी 49th डे के ऊपर। और जब इन्होंने निर्वाण प्राप्ति करी थी तो इनके साक्षी कौन बनी थी? अर्थ। तो इसीलिए इन्होंने जो है भूमि स्पर्श किया था। उस भूमि स्पर्श मुद्रा भी पेपर में पूछा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो किसके साथ संबंधित है? तो आपका आंसर आ जाएगा, जब उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने धरती माँ को हाथ लगा के अपना जो बताया था कि तुम ही साक्षी हो इस चीज़ के लिए। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। तो ये है जी गौतम बुद्ध जी। और गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, और सारनाथ में अपने 5 अनुयायियों को दिया था, और प्लस सारनाथ में दिया था पाली लैंग्वेज, जो है ये पाली लैंग्वेज में करते थे। और इस पहले उपदेश को हम कहते थे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
अगला देखिए, हाउ डज ए लुब्रिकेंट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। दो मूविंग पार्ट्स हैं मशीन के, उसमें लुब्रिकेंट अगर डाल दें तो क्या होगा। तो लुब्रिकेंट क्या करेगा, इसका घर्षण जो है कम करेगा, फ्रिक्शन को कम करेगा, क्योंकि इसके बीच में एक फिल्म बना लेगा जिसके कारण एक दूसरे के साथ जो है आपका फ्रिक्शन होना बंद हो जाएगा और ये रबिंग नहीं होगी एक दूसरे के साथ। तो डैट मीन्स लुब्रिकेंट फॉर्म्स ए थिन फिल्म ऑन द सर्फेस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स सो डैट दे डोंट रब अगेंस्ट ईच अदर डायरेक्टली। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी ऑप्शन। नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय, जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, वो किसके द्वारा लिखा गया था। नेशनल एंथम की बात करते हैं तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कब लिखा था, 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1911 के अंदर लिखा था। और अगले दिन ही दिल्ली दरबार सजाया गया था। दिल्ली दरबार जो है जिसमें आपके लॉर्ड जो है आपके क्वीन मैरी और क्वीन मैरी आई थी और इनके साथ इनके हस्बैंड आए थे। तो हस्बैंड के नाम क्या था, जॉर्ज फिफ्थ। जो किंग थे जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ क्वीन मैरी, ये दोनों आए थे। तब इनके आगमन में ये गाया गया था और ये गाया गया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मास असेंबली हुई थी तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि हम कलकत्ता को जो है बंगाल को डिवाइड ना करेंगे। अब बंगाल की पार्टीशन कैंसिल, अब हम कैपिटल जो है दिल्ली लेके जाएंगे। और पहली बार कांग्रेस के सेशन में कब गाया गया था, 28 दिसंबर 1911 को गाया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेशन था कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर था। और नेशनल एंथम की बात करें तो पहली बार जो इसको कंपोज किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली लैंग्वेज में कंपोज किया गया था। और इसका हिंदी वर्जन जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कब इसको अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। ये याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी वही पर्सन है जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, काबुली वाला पुस्तक लिखी थी। और पहले नोबेल लॉरिएट जो हैं आपके कौन हैं, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये वही पर्सन है जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अगेंस्ट जो है अपना टाइटल वापस कर दिया था। दैट वाज जो टाइटल वापस कर दिया था, जो नाइटहुड का टाइटल वापस इन्होंने किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। आनंद मठ लिखी है, दुर्गेश नंदनी लिखी है, देवी चौधरानी पुस्तक लिखी है। शरद चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो इन्होंने देवदास की बात इन्होंने लिखी है, श्रीकांत इन्होंने लिखी है और प्लस परिणीता इन्होंने लिखी है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। और अरबिंदो घोष जी की अगर हम बात करते हैं, अरबिंदो घोष जी इन्होंने लिखी है लाइफ डिवाइन और एसे ऑन गीता। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, सारे याद करके रखना। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा। रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे देखिए जी, नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है, ये किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट कौन से साल में देखने को आपको मिली थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कौन से साल में इंप्लीमेंट हुई थी, दैट इज़ इन द 1952 के अंदर इंप्लीमेंट हुई थी, जिसके अंदर जो है हमने बैलेंस तरीके से, कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से जो लैंड को यूज़ करना है और चेक करते रहना है कि हाँ हमें इस लैंड को यूज़ करने की उसका जो है कारण क्या है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे आपके जो है ट्री नहीं है वहाँ पे ट्री उगाने की बात करी जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जहाँ पे ट्रीज़ नहीं हैं वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, एफॉरेस्टेशन करने के लिए ये टेक्निक जो है ये आपकी बनाई गई थी, ताकि जो है हम प्रॉपर तरीके से, जो सस्टेनेबल तरीके से जो टिम्बर है उसको हम यूज़ कर पाएँ और ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा वन ऑप्शन, 1952 इज़ द करेक्ट आंसर। फॉरेस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट एक आपका कौन सी लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। और फॉरेस्ट लिस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारा कहाँ पे है, दैट इज़ इन द देहरादून के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और देहरादून के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर भी हैं। फॉरेस्ट से मेरे दिमाग में याद आया कि हमारे इंडिया में परसेंटेज वाइज मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा एरिया जो है ज़्यादा है और एरिया वाइज मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। 24.56% आपका है, दैट इज़ द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी एक्ट और पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, एब्रीविएशन वगैरह के ऊपर। तो ये कौन से ईयर में कौन सी पॉलिसी आई थी ये याद रखना। नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 27 में, फॉरेस्ट पॉलिसी जो क्वेश्चन पेपर अभी आया था दैट इज़ इन द 1952। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 88,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 के अंदर, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2008 और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008। क्लियर? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, provisions relating to the UPSC Union Public Service Commission and State Public Service Commission are contained in। जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अंदर, ये कौन से चैप्टर में, कौन से भाग में दिए गए हैं? तो ये पार्ट 14 के अंदर आते हैं, चैप्टर 2 के अंदर आते हैं और आर्टिकल होता है 315 से 323 के बीच में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो 2 में होते हैं, बाकी ए, अदरवाइज ए और बी ऑप्शन सही में सेम है, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अध्याय 2 में पार्ट 2 के अंदर लिखे गए, चैप्टर 2 में लिखे गए हैं पार्ट 14 के अंदर। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 315 से 323 आर्टिकल हैं वो क्या हैं? आर्टिकल 315 वाला जो आर्टिकल है बताता है कि हाँ, यूनियन और स्टेट के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, और जो अपॉइंटमेंट होती है यूनियन में आपके प्रेसिडेंट करते हैं और स्टेट में आपके गवर्नर करते हैं, कार्यकाल 6 साल का देखने को मिलता है। इनको रिमूव और सस्पेंड कर सकते हैं, अगेन आपकी अथॉरिटीज़ करती हैं, पार्लियामेंट करती है, और प्रॉपर तरीके से पावर जो है आपकी रेगुलेशन की, कंडीशंस मेंबर ऑफ स्टाफ पब्लिक सर्विस कमीशन की 18 में लिखी गई हैं। 19 वाला इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपका जो प्रोहिबिशन है कि आप कोई भी जो मेंबर ऑफ कमीशन है, कोई भी अदर ऑफिस जो आप होल्ड नहीं कर सकते, और फंक्शंस लिखे गए हैं 320 में। 321 में पब्लिक सर्विस कमीशन की पावर एक्सटेंड करने की बात करी गई है, वो भी पावर जो है पार्लियामेंट एक्सटेंड करेगी अगर आपको पावर आगे एक्सटेंड करनी है। और 322 में एक्सपेंस लिखे गए हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का खर्चा कहाँ पे है, और रिपोर्ट्स पब्लिक सर्विस कमीशन की 323 में लिखी गई हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आता है। क्लियर? याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज लिव्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑन द अर्थ? मतलब धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक वर्षों तक पेड़ रहने वाला जो है, इनमें से कौन सा पेड़ देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा जो है आपका पेड़ है जो आपका है, डेट इज़ द सिक्वेशिया। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सिक्वेशिया इज़ द राइट वन। क्लियर? ये सबसे लार्जेस्ट सिंगल ट्री में, सबसे जो ट्री है वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा है सिक्वेशिया। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अगर हम ट्री की एज फाइंड आउट करने की बात करें तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? ट्री के अंदर जो है रिंग्स बनती हैं, ये एक रिंग 1 साल में बनती है, इसको हम एनुअल ग्रोथ रिंग्स कहते हैं कि, और इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसको हम कहते हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ये होता है जी आपका सिक्वेशिया। अगला देखिए, ए पिलर कंटेंट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द 3 डिफरेंट पीरियड्स कौन कौन से? मौर्य एम्पायर, गुप्ता पीरियड और मुगल एम्पायर। तो ये 3 वंश का इसके ऊपर वर्णन किया गया है। तो ये कौन है? ये कौन सा पिलर है? डेट इज़ द इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद पिलर के ऊपर जो है, पहली बात तो अशोक स्तंभ है, अशोक द्वारा बनाया गया है ये, ठीक है। उसके बाद जो जो इलाहाबाद पिलर है, ये इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है, डेट इज़ प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, जो हमें बात करती है किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कविराज भी कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। किसने बोला था नेपोलियन ऑफ इंडिया? वी ए स्मिथ ने बोला था। तो ये गुप्ता वंश के साथ बिलोंग कर गए। फिर मुगल वाला राजा रह गया, तो मुगल वाला जो राजा है ये संबंधित है जहांगीर वही पर्सन है जो आपका पेंटर किंग है ये। क्लियर? याद रखिए। और पियक्कड़ शराबी है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर? सी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए जी, आंसर इसमें सी बन गया। यहाँ पे देखिए, इट्स लौरिया नंदनगढ़ जो है, आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं, सांची के अंदर बात करते हैं, सारनाथ के अंदर बात करते हैं, और लौरिया नंदनगढ़ जो है ये बिहार के अंदर है, ठीक है। ये 3 एक ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपके अशोक के पिलर हैं, और ये मोनोलिथिक पिलर हैं। मोनोलिथिक का मतलब एक ही रॉक के बनाए हुए पिलर हैं। क्लियर? एक ही रॉक से बने हुए पिलर हैं, मोनोलिथिक पिलर हैं ये 3 जगह के ऊपर, और इनके पिलर के ऊपर जो है इस तरीके से जो है शेर की मूर्त देखने को आपको मिलती है। सो दिस इज द लौरिया नंदनगढ़। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? याद रखना है, ये तीनों कहाँ पे देखने को मिलते हैं? सांची, सारनाथ और बिहार के अंदर देखने को मिलते हैं। तोपरा की बात करते हैं, ये 2 पिलर थे आपके, तोपरा और मेरठ का पिलर। क्लियर? तोपरा दिल्ली और मेरठ, ये 2 मेरठ जो है ये पिलर जो है उठा के, ये दोनों अशोक के पिलर थे, इनको उठा के कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक लेके आया था उठा के। क्लियर? और इसने जो है आपकी फतेहपुर सिकरी के जो आपका फिरोज शाह कोटला है उसके एंट्री गेट के ऊपर ये लगे हुए हैं।
उसके बाद कहते हैं रुमनदेही। रुमनदेही पिलर भी अशोक ने बनवाया था, ये वहाँ पे है लुम्बिनी के अंदर। ये लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी की जो है बर्थ हुआ है, तो वहीं पे आपका उनकी बर्थ को जगह डिनोट करने के लिए रुमनदेही पिलर बनाया गया है। और बुद्ध भगवान को हम और क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। आंसर इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। अगला देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, आर्टिकल 21 के लिए जो है स्टेटमेंट आपकी कौन सी करेक्ट है, ये बोलता है। आर्टिकल 21 आपको पता होगा कि क्या है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार, ठीक है। दिस राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द सिटीजन एंड द फॉरनर्स। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही है। मतलब ए ऑप्शन सही है तो पहला तो आएगा ही आएगा, ये आ गया, ये आ गया, इट मीन्स ए यहाँ पे भी आ गया, तो इसका मतलब बी तो गलत हो गया। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द वॉलंटरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। बिल्कुल कानूनी चीज़ों से, और अगर आप वॉलंटरी कुछ भी काम कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उससे हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि राइट टू लाइफ है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे तो ये फोर्थ ऑप्शन कट गया, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। इट इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। बिल्कुल आप डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जिए, तीसरा भी ऑप्शन भी सही हो गया। इट कैन बी टेकन एज पर द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। बिल्कुल जैसे हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी चीज़ के ऊपर हम राइट टू लाइफ जीते हैं। जैसे आप जो है अपनी पर्सनल लिबर्टी यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। दैट मीन्स यानी कि कोई भी पर्सन जो है, किसी भी पर्सन से जो आपका कोई भी पर्सन जो है वो अपनी लाइफ से डिप्राइव, पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं हो सकता, जैसे है वैसी रहेगी, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। क्लियर, ध्यान रखना कि हाँ ये बिल्कुल जैसे इस्टेब्लिश किया गया है प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम कर सकते हैं, और ये प्रोटेक्ट करता है हमें आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन से। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। तुलबल प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर देखने को मिलता है? तुलबल प्रोजेक्ट देखने को मिलता है झेलम रिवर के ऊपर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, जिसमें इंटरमीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। क्लियर, उसके अकॉर्डिंग चिनाब, इंडस और झेलम का पानी, ये तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान के पास, रावी, ब्यास और सतलज ये हमारा इंडिया के पास रह गया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर, बाकी और बात याद करते हैं। झेलम के ऊपर बात करें तो झेलम जो स्टार्ट होती है वो वेरीनाग पास से स्टार्ट होती है, वेरीनाग पास से स्टार्ट होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, और झेलम रिवर के ऊपर आपका मंगला डैम भी देखने को मिलता है, और झेलम रिवर जो है ये वही रिवर है जहाँ पे अलेक्जेंडर और पोरस की भी लड़ाई हुई थी। सतलज रिवर की बात करते हैं तो इसके ऊपर बाखड़ा नंगल डैम है, बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर रावी के ऊपर रंजीत सागर डैम, जिसे आप और क्या कहते हैं, दैट इज थीन डैम भी इसको कहा जाता है, और ये रोहतांग पास से स्टार्ट होती है। ब्यास भी रोहतांग पास से स्टार्ट होती है। ब्यास रिवर के ऊपर ब्यास प्रोजेक्ट है, ब्यास प्रोजेक्ट है। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, पोंग डैम भी देखने को आपको मिलता है, पोंग डैम। क्लियर, ये याद रखिए। क्लियर, और जो है आपका जो जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, दोआब रीजन कहते हैं, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ बारी दोआब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बारी दोआब? दैट इज़ ब्यास और रावी जहाँ पे मिलते हैं उनको बारी दोआब कहते हैं। रचने दोआब, रचने दोआब का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे रावी और चिनाब मिलते हैं, वहाँ पे दोआब जो होगा रचने दोआब हो गया। तो इसका आंसर बी ऑप्शन बनेगा, झेलम इज द करेक्ट आंसर। द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ इज कॉल्ड। देखिए जब आप अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं, और करना भी चाहिए, खास करके एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग बिल्कुल, जो अगर आप कोई जॉब करने जा रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग आपको ज़रूरत है तो आप करें, बिल्कुल करें। हेल्थ के ऊपर तो करना ही चाहिए। क्लियर, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड आपका ह्यूमन कैपिटल वर्ड यूज़ किया जाता है। आंसर इसमें मानव पूंजी इसमें वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैपिटल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, फिजिकल हेल्थ, स्किल्स, मोटिवेशन, हैप्पीनेस, एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, ह्यूमन पोटेंशियल ग्रोथ। तो इसको सबको मिला के हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन वो होता है, अगर सपोज करो आपके पास पैसा है, आप उसको जोड़ रहे हैं और अलग तरीके से आप अपना और भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि मनी मार्केट के अंदर, मनी मार्केट मतलब क्या होता है, जिसमें आरबी क्या करती है, वो कैपिटल फॉर्मेशन भी करती है, लोगों को ब्याज के ऊपर पैसे देती है, ब्याज भी लेती है। तो इससे क्या होता है, पैसे का आई चलाई भी चलती है और प्लस वो ग्रोथ करने में भी सक्षम हो रही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, ह्यूमन कैपिटल उसको कहते हैं। वेयर डिड द INA, इंडियन नेशनल आर्मी,
अनफर्ल द इंडियन फ्लैग आफ्टर डिफीटिंग द ब्रिटिश ऑन 14 अप्रैल 1944। 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने कहाँ पे जो है तिरंगा लहराया था? ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम की बात चल रही है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये जो तिरंगा लहराया गया था डेट इज़ इन द मोइरांग के अंदर जो है लहराया गया था, मोइरांग के अंदर, क्लियर, मोइरांग के अंदर। और ये मणिपुर के अंदर था। और एक यहाँ पे एक पर्सन था मणिपुरी जिनका नाम था श्री मायरम्बम कोइरांग सिंह, कोइरांग सिंह। ये इन्होंने मदद करी थी, किसकी? आईएनए की मदद करी थी। और जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है मोइरांग के अंदर जो है इन्होंने तिरंगा लहराया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने, एससी बोस जी ने जो है पहली बार तिरंगा कहाँ पे लहराया था? 1943 के अंदर, पोर्ट ब्लेयर के अंदर। और पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो है आपका तिरंगा लहराया था, डेट इज़ द जगह भी पूछ ली जाए तो जिम खाना क्लब था पोर्ट ब्लेयर के अंदर, वहाँ पे तिरंगा लहराया था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अब क्वेश्चन के और थोड़ा सा तरीका ढूंढते हैं। यहाँ मैंने आपको बोला मणिपुर में एक लेक है जिसे हम क्या कहते हैं? लोकतक लेक। यहाँ पे आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसे हम क्या कहते हैं? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। लोकतक लेक हो गया। एक आपको मैं बता दूं लोनार लेक, इसको कंफ्यूज नहीं करना लोकतक और लोनार को। लोनार लेक जो है ये महाराष्ट्र में है। ये कौन सी लेक है? क्रेटर लेक, जिसे आप और क्या कहते हैं? मिटोरेटिक लेक, उल्कापिंड से बनाई हुई लेक है ये, क्लियर, याद रखिए। आंसर इज बी ऑप्शन। और जो पहला इन्होंने राज्य आज़ाद करवाया था अंडमान निकोबार के अंदर, वो कौन सा था? डेट इज़ अंडमान, और उसका नाम रखा गया था शहीद। और निकोबार आज़ाद करवाया था, उसका नाम रखा गया था स्वराज, ये ध्यान रखिए, क्लियर। और जो आपकी इंडियन नेशनल आर्मी की जो कमान संभाली थी 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने, किसके थ्रू? जो रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने सारी कारोबार इनको संभाल दिया था। और इन्होंने 4 फोर्सेस बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस, क्लियर, गांधी, नेहरू और झांसी, ठीक है। झांसी जी वो विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स थी, और इसको जो लीड करी थी वो लक्ष्मी थी। और जो है इंडियन स्ट्रगल जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, और ये सारे नारे जो हैं इन्होंने दिए हुए हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मोइरांग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका तिरंगा लहराया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन देखिए जी, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, जो रीढ़ की हड्डियां हैं उनमें जो कितनी हैं वो है 31 पेयर। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। स्पाइनल नर्व्स का मतलब क्या होता है? जो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती हैं, क्लियर। और एक होती हैं ब्रेन से स्टार्ट, और ब्रेन से जो स्टार्ट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रीनियल नर्व्स, हम उसको कहा जाता है, क्रीनियल नर्व्स उसको कहते हैं। और क्रीनियल नर्व्स में कितनी होती हैं? क्रीनियल नर्व्स होती हैं आपकी 12 पेयर, 12 पेयर स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। क्रीनियल नर्व ब्रेन से स्टार्ट होती हैं 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व 31 पेयर। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। यहाँ से आपकी जो है पूरी की पूरी जो है 31 पेयर देखने को मिलते हैं। सर्वाइकल हो जाती हैं, थोरेसिक हो गई, लंबर हो गई, और सेक्रल हो गई। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला देखिए, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। देखिए पहला इंडियन गवर्नर जनरल बताना है जो आज़ाद भारत का था, वो कौन था? तो वो थे आपके सी राजगोपालाचार्य, इनको बनाया गया था। जैसे ही आपका पूरा संविधान लागू हो गया 1950 में, इनकी सीट भी खत्म हो गई, और उसके बाद कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बना। यहाँ पे वर्ड यूज़ क्या किया इन्होंने? इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, पहला इंडियन गवर्नर जनरल। और अदरवाइज पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था डेट इज़ लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को संभाल दिया गया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सी राजगोपालाचार्य की अगर मैं बात करता हूँ, सी राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सीवी रमन, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको पहली बार भारत रत्न मिला था, डेट इज़ इन द 1954 के अंदर, जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये वो पर्सन है, जब हमारा देश इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और जब देश आज़ाद हो गया था तो इनको जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था, और लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने ये पर्सन है। इनको गांधी ऑफ बिहार भी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट थे, जो 11 दिसंबर 1946 को बैठे थे। इससे पहले 9 दिसंबर को जो है डेट इज़ सच्चिदानंद सिन्हा जी बैठे थे, क्योंकि ये सबसे सीनियर थे वहाँ पे। तो उसके बाद 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिठाया गया था। भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1927 में इन्होंने जो है एक सत्याग्रह किया था, और जो है महाड़ कम्युनिटी के लिए महाड़ सत्याग्रह कहते हैं। और ये जो 20
20 मार्च 1927 को जो आपका जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं एम्पावरमेंट डे, सोशल एम्पावरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस दिन इन्होंने कुएं से पानी जो है माड़ कम्युनिटी को पीने जो है किया था, मतलब सत्याग्रह किया था, इसके बाद ये पीने लग गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, गांधी अंबेडकर पैक्ट, जिसे आप पूना पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। 1932 का पैक्ट था और इसमें अंबेडकर जी तो थे ही थे और गांधी जी ने साइन नहीं किया था, लेकिन बोलचाल इनके साथ ही थी। अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के दोनों के साइन हैं, मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के साइन हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करते हैं तो ये पहले देश के वाइस प्रेसिडेंट थे और उसके बाद दूसरे जो हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट ही आपके राधाकृष्णन जी पहली बार बने थे। 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे और इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सी राजगोपालाचार्य, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए जी क्या कहते हैं। द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट ग्रोथ को जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका केमिकल कौन सा है, तो वो होता है इंडोल एसिटिक एसिड। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये ऑक्सीजन की एग्जांपल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल करता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सिट्रिक एसिड की बात करें, जितने भी खट्टी चीज़ें हैं, लेमन, ऑरेंजेस वगैरह, उसमें आपका सिट्रस फ्रूट होता है और सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। और क्लोरोफिल की बात करें, जहाँ पे प्लांट का कलर ग्रीन कलर होगा वहाँ पे आपका क्लोरोफिल देखने को मिलेगा और वहाँ पे आपका जो है स्टोमेटा वगैरह होंगे और प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। फिनाइल एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो ये जो फिनाइल एसिटिक एसिड की बात करें तो ये भी आपका एक एक्टिव ऑक्सीजन है और एक्टिव ऑक्सीजन है जो आपका फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। प्लांट ग्रोथ के लिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अगला देखते हैं, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होती हैं, अधातुएं होती हैं, गैर धातुएं होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम सिर्फ मेटल्स का है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। क्लियर। पर बात यहाँ पे यह है कि कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन सी है, डेट इज ग्रेफाइट। रीज़न क्या है ग्रेफाइट का, रीज़न इज ग्रेफाइट का क्या है कि इसके अंदर जो वीक वैंडरवाल फोर्सेज होती हैं, वैंडरवाल फोर्सेज, क्लियर, वैंडरवाल फोर्सेज होती है, वीक होती हैं, जिसके कारण जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती चली जाती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये ध्यान रखना है, इसके कारण इनमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। ग्रेफाइट की बात करें तो एज ए लुब्रिकेंट भी हम इसको यूज़ करते हैं और ग्रेफाइट की बात करें तो हम इसको एज ए मॉडरेटर, मंधक की तरह भी यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिसमें न्यूट्रॉन की स्पीड को कम किया जाता है। डायमंड की बात करते हैं तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन देखने को आपको मिलता है और डायमंड जो है आपका सबसे नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड की बात करें तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलती है, रिफ्रैक्शन देखने को मिलती है, जिसके कारण ये शाइन करता है। याद रखिए। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर आपका यूज़ किया जाता है, अगर आपको याद होगा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ का मतलब क्या होता है आपका, जिसमें हम रबड़ को स्ट्रॉन्ग बना लिया जाता है कि इसको, क्योंकि रबड़, नेचुरल रबड़ जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसमें सल्फर डालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनीकरण और वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ उसको कहा जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। रबड़ की बात करें तो इंडिया में रबड़ देखने को मिलती है आपको केरल में सबसे ज़्यादा। केरल आपकी स्पाइस सिटी है और स्पाइस सिटी है। नेचुरल रबड़ यहाँ पे देखने को मिलती है मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल, जहाँ पे आपका थोरियम देखने को मिलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। रबड़ वर्ल्ड वाइड थाईलैंड में देखने को मिलती है। फुलरीन की अगर हम बात करते हैं तो फुलरीन जो होता है एक एज ए एंटीऑक्सीडेंट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी हम यूज़ कर लेते हैं और ये एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग, एंटी डैमेजिंग एजेंट है जो कॉस्मेटिक के अंदर यूज़ कर लिया जाता है और एंटी वायरल एजेंट की तरह भी हम यूज़ करते हैं आपकी मेडिकल इंडस्ट्री में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट। इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड बाय। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब है क्या, लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब ये है, पहली बात तो ये 98 से 2004 के अंदर बात करी गई थी। पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में पहली बार पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, डेट इज द 1991-96 के अंदर, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे यहाँ पे, डेट इज 98-2004 में। और इसका क्या था कि जितने भी आपके ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं आपकी, उसमें आपने जो कोल्ड वॉर पॉलिसीज़ को ख़त्म करके हम किसके ऊपर जो है डील करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, कमर्शियल टाइज के ऊपर और स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन बनाएंगे। हिस्टोरिकल कल्चरल और आइडियोलॉजिकल लिंक्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और हम एक्सपेंड करेंगे मार्केट फॉर द ट्रेड पर्पस, इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे हम करेंगे और मिलिट्री कॉपरेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली बार लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करी थी पीवी नरसिम्हा राव जी ने और दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नरसिम्हा राव जी की सरकार के अंदर जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, डेट इज
इज़ फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन, मनमोहन सिंह जी। 1991 में जब आपके एलपीजी रिफॉर्म आए थे तब, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे और पीवी नरसिम्हा राव जी को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। नरसिम्हा राव इज द करेक्ट आंसर, नरसिम्हा राव। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन किस फॉर्म में। देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट से जो है नाइट्रोजन जो है आपका कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट से आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट से दोबारा से आपका नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है, जो नाइट्राइट होता है ये क्या होता है, NO3 नेगेटिव होता है, NO3 नेगेटिव अमोनिया से नाइट्राइट कन्वर्ट करता है। यहाँ पे आपके बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, क्लियर। और नाइट्राइट से नाइट्रेट कन्वर्ट करने के जो बैक्टीरिया होता है यहाँ पे होता है नाइट्रोबैक्टर होता है, क्लियर। और दोबारा से नाइट्रेट से नाइट्रोजन कन्वर्ट करने वाला जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोमोनास। क्या कहते हैं हम, स्यूडोमोनास हम कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्लांट जो नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करता है वो आपका मेनली नाइट्रेट और नाइट्राइट में करता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आंसर इज बी ऑप्शन। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है, नाइट्रोजन इज द इसेंशियल पार्ट, क्लियर। यूरिया की बात करते हैं तो NH2CO, NH2 इसका फॉर्मूला है जिसके अंदर जो है आपकी 46% आपकी नाइट्रोजन देखने को मिलती है। यूरिया जो है पहला आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब के अंदर तैयार किया गया था। हमारी बॉडी में यूरिया जो बनता है वो लीवर में बनाया जाता है, एक प्रोसेस होता है आपका ऑर्निथिन साइकिल, उसके थ्रू बनाया जाता है, क्लियर, याद रखिए। और हमारे यूरिन के अंदर जो यूरिया निकलता है वो कितना निकलता है बता देता हूँ मैं। पूरा यूरिन की कॉम्पोजिशन 95% वाटर होता है, 2.7% आपका यूरिया होता है, 0.3% आपका यूरिक एसिड होता है और 2% आपके क्या होते हैं, सॉल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो हमने बात कर ली है, ये नाइट्रोजन पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का पार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज और द अल्टीमेट सॉवरन, सबसे ज़्यादा सॉवरन कौन सा है, सबसे ज़्यादा सॉवरन है कौन, भारत के नागरिक। क्योंकि प्रियम्बल में भी हम लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, सब कुछ वैसे सारी टर्म्स यूज़ करी जाती हैं कि प्रियम्बल हमने जो है अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। लोग इलेक्ट करते हैं, चाहे लोकसभा के अंदर हो, चाहे प्रेसिडेंट की बात हो, प्रेसिडेंट भी नॉन इनडायरेक्टली मेथड से हम इलेक्ट करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं अल्टीमेट सॉवरन की किस में आती हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए आती हैं। सो दे आर अल्टीमेट सॉवरन, ये सबसे आज़ाद हैं और यही हमारा देश चला रहे हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, अल्टीमेट सॉवरन आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर होती हैं, तो इसमें हम कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है ये इंसुलेशन का काम करता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, इसमें मोनोमर देखने को मिलता है। सल्फर की बात करें, अभी हमने डिस्कस कर लिया था, आपका वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ की बात, ग्रेफाइट भी हमने डिस्कस कर लिया था। और लेड पेंसिल के अंदर जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, बिल्कुल लेड बिल्कुल भी नहीं होती। लेड का सिंबल होता है PB और इसकी और होती है गैलीना, क्लियर। टेट्राइथाइल लेड जो होता है एज ए एंटी नॉकिंग कंपाउंड हम डालते हैं कहाँ पे, डेट इज इन द गाड़ियों वगैरह में, मतलब खड़खड़ होने से बचने के लिए। और एंड लेड होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये है जी आपका प्रॉपर तरीके से PVC पाइप्स। अगला देखिए जी, विच मुगल एम्परर टॉम इज सिचुएटेड इन द कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस जो मुगल एम्परर का टॉम देखने को मिलता है, तो वो देखने का मिलता है जहांगीर का, क्योंकि जहांगीर जो है मेनली टाइम आपका लाहौर में ही व्यतीत करता था, तो वहीं पे इसका टॉम है। अकबर का जो टॉम है वो कहाँ पे है, सिकंदरा नियर आगरा, सिकंदरा नियर आगरा, याद रखिए, ठीक है। और औरंगज़ेब की बात करते हैं तो इनका जो है डेट इज़ इन द महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का है दिल्ली के अंदर, और ये हुमायूं का दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली में किसने बनवाया था, डेट इज़ बेगा बेगम ने बनाया था, हाजी बेगम ने इनका जो है मकबरा बनवाया था। और किसने बनाया था, सैयद मोहम्मद ने और मलिक मिर्ज़ा गियास ने बनाया था हुमायूं का, क्लियर। बाकी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हुमायूं की बात करें, हुमायूं नामा किसने लिखा हुआ है, डेट इज़ अ गुलबदन बेगम जो इनकी हाफ सिस्टर हैं। दीन पन्ना का शहर इन्होंने बनाया था, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, बिलग्रिम की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी शेरशाह सूरी के साथ, दोनों लड़ाइयाँ शेरशाह सूरी जीता था। चौसा की लड़ाई हुई थी 39 में और कन्नौज की लड़ाई, बिलग्रिम की लड़ाई 40 में हुई थी।
जहांगीर जो है आपका लाहौर के अंदर रहता है, पेंटर किंग इसको कहते हैं, और इनकी वाइफ हैं मेहरुनिशा, जिनका इन्होंने टाइटल दिया था नूरजहां का। इन्होंने अपने आप को पाशा बेगम का भी टाइटल दिया। जहांगीर के टाइम पे जो है पुर्तगीज़ आए थे और जो है आपका टोबैको उगाया, जो नॉट पुर्तगीज़ आए थे, पुर्तगीज़ तो बहुत पहले आ गए थे, टोबैको उगाने के लिए जहांगीर के टाइम पे आए थे और टोबैको कंजम्पशन बैन किया था जहांगीर ने। और जो पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर जो लगाने के लिए पर्सन भेजे गए थे वो अंग्रेज ने फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। पहले पर्सन भेजे गए थे डैट इज़ विलियम हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली थी और ये जहांगीर के दरबार में ही रह गया था और जहांगीर ने इनको टाइटल दिया था, इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। विलियम हॉकिन हो गया। उसके बाद जो है थॉमस रॉय को परमिशन मिली थी जो आपकी सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। अकबर की बात करते हैं तो आईने अकबरी का जो टाइटल पुस्तक है और अकबरनामा, ठीक है, ये दोनों पुस्तकें जो लिखी हैं अबुल फजल ने लिखी हैं। और अकबर के टाइम पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। औरंगज़ेब की बात करते हैं तो बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ समूगढ़ 1658 में लड़ी गई थी। दारा शिकोह को हराया और आलमगीर का टाइटल इन्होंने लिया। जिंदा पीर इसको हम कहते हैं, किसको? आलमगीर, औरंगज़ेब को कहते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जहांगीर इज द करेक्ट वन। ये है जी टॉम उनका। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। पैरेलल, जब अगर हम पैरेलल कनेक्शन लगा देते हैं इस तरीके से तो पैरेलल में क्या चीज़ जो है आपकी, कौन सी चीज़ जो है आपकी कांस्टेंट रहती है? तो ये रहती है पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर हम उसको सीरीज में लगा दें तो आपका करंट वहाँ पे सेम रहेगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, इसका फिनोमिना याद कर लीजिए, ये आपका ओम्स लॉ होता है। रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट यूनिट, क्लियर, जो प्रतिरोध होता है जो किसी करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता। और आपको मैं याद कर बता दूं, मीटर होता है करंट को मापने वाला यंत्र, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मापने वाला यंत्र। गैल्वेनोमीटर जो होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर करंट भी माप लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा करंट मापता है। गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें शंट छोटी सी वायर लगानी पड़ेगी, पैरेलल में हम लगाएंगे, तब आपका गैल्वेनोमीटर अमीटर में चेंज हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शंट आपकी सीरीज में लगेगी। ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। बी ऑप्शन, क्लियर। सो यहाँ पे देखिए जी, पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है कांस्टेंट रहता है, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं। सो V इज इक्वल टू E अपॉन क्यू होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है, क्लियर। सो याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति के सिद्धांत थे, चूक नीति के सिद्धांत थे। तो इसमें क्या हुआ था, ये नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में लगाई थी। और इसमें क्या होता था कि अगर कोई राजा है, उसका बेटा है, उसकी डेथ हो गई है और मतलब उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो सारा का सारा जो एरिया होगा वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के अंदर आ जाएगा। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो क्वेश्चन है, तो पहला विक्टिम कौन सा था? सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। सतारा कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सतारा को इन्होंने कैप्चर किया था 1848 के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स और भी थी, जैसे कि नागपुर की बात करते हैं, नागपुर था इनका 1853 के अंदर। झांसी की बात करते हैं तो पूरी लड़ाई लड़ी थी 1857 के अंदर किया गया था। संबलपुर की बात करते हैं तो संबलपुर लिया गया था 1849 के अंदर। जैतपुर जो लिया गया था, जैतपुर कहां पे? बुंदेलखंड में है 1849 के अंदर। और भगत जो है आपका हिली स्टेट थी पंजाब के अंदर, 1850 के अंदर लिया गया था। उदयपुर को लिया गया था 1852 के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं 1 2 3 4 5 6 और ये आपकी स्टेट्स है। और सातवां आपका सतारा हो गया। और एक स्टेट थी डेट इज अवध को भी कैप्चर किया गया था। अवध को इन्होंने कैप्चर किया था 1856 के अंदर, 1856 के अंदर। और ये रीजन क्या था? मैल एडमिनिस्ट्रेशन, कि वहां पे जो राजनीति है वो ठीक ढंग से नहीं हो रही, काम जो है आपका वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा, इसके लिए कैप्चर किया गया था। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। लॉर्ड डलहौजी की अगर मैं बात करता हूं तो इनका जो ओरिजिनल नेम है, उनका नाम क्या है? जेम्स एंड्रयू रामसे जो है इनका ओरिजिनल नेम है। और इनके टाइम पे सेकंड एंग्लो सिख वॉर देखने को मिली थी, डेट इज 1849। और इसी कारण 1849 के अंदर ही इन्होंने पूरे के पूरे पंजाब को कैप्चर कर लिया था। और बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे कि इन्होंने 1853 के अंदर पहली 34 किलोमीटर जो रन करी थी ट्रेन बॉम्बे टू थाने जो है इन्होंने पहली ट्रेन स्टार्ट करी थी 16 अप्रैल
16 अप्रैल 1853 के अंदर, जो 34 किलोमीटर जो है रन करी थी। कैलकाटा से आगरा तक जो है इन्होंने टेलीग्राफ लाइन इन्होंने स्टार्ट करी। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। विडो रीमैरिज एक्ट की बात यहां पे करेगी, विधवा की दोबारा से शादी 1856 के अंदर। और शिमला द समर कैपिटल ऑफ इंडिया इन्होंने बनाई थी, और इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की के अंदर इन्होंने बनाया था। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 17 इज द करेक्ट आंसर। तो ये है वही है जी जो मैंने आपसे बात करी है, ये है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन है कि कौन सी मूवमेंट थी जो खान अब्दुल गफार खान जी ने स्टार्ट करी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। देखिए खान अब्दुल गफार खान जी को हम बोलते हैं आपके फ्रंटियर गांधी, जिन्हें हम कहते हैं सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने पेशावर के अंदर जो है सीडीएम स्टार्ट करी थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था आपके पूरे इंडिया में, और पेशावर के अंदर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में खान अब्दुल गफार खान जी ने किया था। इसीलिए इनको सीमांत फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सी एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं? खुदाई खिदमतगार से बिलोंग करते हैं, खुदाई खिदमतगार से ये बिलोंग करते हैं। और ये रेड कलर की शर्ट पहनते हैं, इसीलिए इनको रेड शर्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, खान अब्दुल गफार खान। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो ये 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था। और 8 अगस्त जो होता है आपका क्विट इंडिया डे होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं आईएनसी ने इसको 9 अगस्त को स्टार्ट किया था। क्विट इंडिया जो मूवमेंट है आपकी जो है वायलेंट मूवमेंट थी, हिंसाजनक मूवमेंट थी, और इसके कोई भी लीडर नहीं थे, नॉन लीडर, यानी कि इनकी ये लीडरलेस मूवमेंट थी। और गांधी जी ने यहां पे डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, और ये वायलेंट नेचर हो गया था 1842 के अंदर। और ये इन्होंने लॉन्च कब करी थी? जब आपके देश में क्रिप्स प्रपोजल आया था, क्रिप्स मिशन के बाद इन्होंने बात करी थी 1942 में। दिस इज इंपॉर्टेंट। खिलाफत आंदोलन जो है आपके टर्की के सुल्तान, जिन्हें आप खलीफा कहते थे, उनको सीट से हटा दिया गया था 1913 में। इससे सारे मुसलमान भड़क हुए थे, उठे थे, और खिलाफत मूवमेंट इसीलिए स्टार्ट करी गई थी 1919 में। और 2 पर्सन थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दोनों लोगों ने जो है आपका अली ब्रदर्स ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन कौन रहे थे? गांधी जी रहे थे। ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन। ये है जी आपकी मीटिंग पेशावर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना टाइटल नाइटहुड का वापस कर दिया था। कब कर दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम बोलते हैं बार्ड ऑफ बंगाल बोला जाता है, बार्ड ऑफ बंगाल। और इनको बोला जाता है गुरुदेव के नाम से। गुरुदेव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनको महात्मा गांधी जी ने टाइटल दिया था। महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, और प्लस जो है काबुली वाला पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। अब बात यहां पे ये है कि नाइटहुड का टाइटल कब वापस किया था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का रीजन क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट था आपका 1919, जिसमें क्या था कि 4 लोग जो है आपके भीड़ में इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर इकट्ठे हैं तो जेल में डाल दिया जाएगा, 2 साल के लिए जो है सजा मिलेगी। सेक्शन 144 जो है आपके पूरे देश में लगा हुआ था, जिसके चलते चलते जो है ऐसी एक हड़तालें हुई पूरे देश में, और ऐसी एक हड़ताल पंजाब में हुई। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये 2 प्रोमिनेंट पर्सन थे। सैफुद्दीन किचलू 2 प्रोमिनेंट पर्सन थे आपके पंजाब के अंदर। इनको पकड़ा गया और इनको छुड़वाने के लिए मीटिंग हुई जलियांवाला बाग के अंदर। जलियांवाला बाग के अंदर मीटिंग हुई, सेक्शन 144 लगा हुआ था, और जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियां चला दी। जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियां चला दी, और जनरल डायर जो है जनरल डायर ने गोलियां चला दी, और ये आपका जो है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। जलियांवाला बाग जो है ये कहां पे है? अमृतसर के अंदर है, पंजाब में देखने को आपको मिलता है। और उसके बाद जो है एक हंटर कमेटी बिठाई गई थी। हंटर कमेटी ने जो है जनरल डायर को दोषी माना, इसको इंग्लैंड वापस भेज दिया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई आगे। तो इस चीज का बदला जो लिया था उधम सिंह जी ने लिया था। एक्चुअली मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। जनरल डायर है, ठीक है। एक है आपके पंजाब के उस टाइम पे कमांडर थे, दैट इज माइकल ओ डायर। और माइकल ओ डायर अगर चाहते तो वो रुक जाता। ये जनरल डायर अलग है जो अंदर बैठा था जलियांवाला बाग के अंदर, और माइकल ओ डायर जिन्होंने आदेश दिया था। तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था 1940 में। कब? कहां पे? कैक्सटन हॉल में। कैक्सटन हॉल लंदन में मारा था, गोलियां मारी थी यहां पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साइमन कमीशन आया था 1928 के अंदर हमारे देश में, और वैसे बना 27 में था। और ये क्यों आया था? आपको पता होगा, मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म था, जिसमें इन्होंने बोला था कि हम 10 साल के लिए आपको रिफॉर्म दे रहे हैं, और ये 10 साल के बाद एक रिपोर्ट बनेगी। साइमन कमीशन उसके लिए आया था। क्रिप्स मिशन की बात करें 1942, और इन्होंने कहा था कि वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे,
और हमारे देश का संविधान बनाने की बात करेंगे, लेकिन तब जब आपका जो देश है, आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जीत जाएंगे। और एक क्रिप्स मिशन को भेजा किसने था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, क्योंकि ये उस टाइम पे क्या थे, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी बुरी हालत हो रखी थी, क्योंकि जो यूके है यानी कि ब्रिटेन है वो हार रहा था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। देखिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेजोल्यूशन अगर पास होता है अंडर आर्टिकल 249 तो ये कितने टाइम तक लगा रहेगा? आर्टिकल 249 क्या बताता है कि पार्लियामेंट के पास शक्तियां हैं कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के अंदर, राज्य सूची के अंदर कोई भी कानून लिखा होता है उसके ऊपर जो है कानून बना सकती है, अगर हमारे देश का इंटरेस्ट शामिल हो, नेशनल इंटरेस्ट वहां पे शामिल हो, यानी कि राष्ट्र का इंटरेस्ट शामिल हो। और राष्ट्र का अगर इंटरेस्ट शामिल होगा तो पार्लियामेंट जो होगा 2/3 से वोट पास करेगा और जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है आपके देश में कानून लगा देगा। और ये जो कितने साल तक जो है, ये कितने टाइम तक जो है आपका वो कानून लगा रहेगा? 1 साल तक लगा रहेगा। आर्टिकल 249 के अंदर 2/3 से बिल पास होगा नेशन इंटरेस्ट के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 ईयर इज द करेक्ट आंसर, 1 ईयर। नेक्स्ट देखिए, सरकारिया कमीशन जो है सेटअप किया गया था किस चीज़ के रिलेशन में? सरकारिया कमीशन 1983 में बैठा था और ये सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप के लिए था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में। अभी तक 3 कमीशन आपके बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो कमेटी बैठी थी दैट इज राजमनार कमेटी। राजमनार कमेटी जो है आपकी 1969 में थी, ये भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए थी। सरकारिया कमीशन अगेन सेंटर स्टेट के लिए आया था। एक आया था पुंची कमीशन, पुंची कमीशन भी आपका आया 2007 में, ये भी आपका सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप के लिए था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है वो किस टाइप की बॉडी होती है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये इलेक्शन करवाता है आपके पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवाता है और कोई भी नहीं करवाता। अगर यहाँ पे स्टेट वर्ड ना लिखा होता, सिर्फ फाइनेंस कमीशन लिखा, मैं इलेक्शन कह रहा हूँ, ये आपके जो संबंधित है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के साथ संबंधित है। इलेक्शन की बात करूँ तो अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन लिखा होता तो वहाँ पे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन की बात आती। तो फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करूँ, अगर स्टेट वहाँ पे वर्ड नहीं लिखा गया तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे के डिवीजन की बात करता है। और यहां पे फाइनेंस कमीशन जो है आपका बिल्कुल लोअर लेवल सेक्शन, स्टेट से लोअर लेवल ऑफ सेक्शन सोसाइटी के जो है पैसे के डिवीजन की बात करता है। टैक्स की डिवीजन की बात करी जा सकती है, ग्रांट्स की बात करी जा सकती है। तो मतलब पैसे को डिवीजन करना वो फाइनेंस कमीशन का खेल होता है। और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है आपका पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वहां पे इनके बारे में लिखा गया है। तो ये किस टाइप की बॉडी है? ये एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और अदरवाइज फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो है 280, और जैसे मैंने आपको बताया सेंटर स्टेट के बीच में पैसे का डिवीजन करना वो इनका काम होता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करना इनका काम होता है, और हमारे देश में साउंड फाइनेंस को लेके आना वो भी इनका काम होगा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, संवैधानिक निकाय है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट देखिए जी, इनमें से पंचायत में से डिस्ट्रिक्ट प्लान जो है आपका यूपी के अंदर, खास करके उत्तर प्रदेश की बात करिए, कौन सी चीज इंक्लूड होती है? देखिए यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, नगर पंचायत भी होगा, ग्राम पंचायत भी देखने को मिलेगा, क्षेत्र पंचायत भी आपको देखने को मिलेगा। आंसर इसमें तीनों के तीनों ही आपके राइट आंसर बनेंगे, डी ऑप्शन बनेगा। ये एक मैंने यूपी पीसीएस का क्वेश्चन डाला हुआ है तो आपको पढ़ लेना है ये क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 ऑल सारे के सारे इसके आंसर राइट बनेंगे कि यहाँ पे तीनों की तीनों आपकी पंचायत देखने को मिलती हैं। पंचायत के लिए अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो इंप्लीमेंट हुई थी 1993 के अंदर इंप्लीमेंट हुई थी, जिसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून कौन बना सकती है? पंचायत बना सकती है। और हमारे देश में पूरे इंडिया में सारी जगह के ऊपर पंचायत है, लेकिन जो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम इन 3 जगह के ऊपर आपकी पंचायत नहीं है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और अगर कल को फ्यूचर में आ जाएगी तो आपको ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। पंचायत के लिए आपका 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 3 टियर गवर्नमेंट होती है जिसे हम कहते हैं विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और आपका जिला परिषद। सबसे लोअर लेवल के ऊपर ब्लॉक विलेज पंचायत, सबसे हायर लेवल के ऊपर जिला परिषद आती है। जिला परिषद को हैंडल कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इसका मतलब एपेक्स अथॉरिटी यानी कि टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है पंचायत के अंदर। और पंचायत स्टार्ट करी गई थी नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर के अंदर, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर राजस्थान में स्टार्ट करी गई थी। और उसके बाद पूरी स्टेट कंप्लीटली कौन सी थी? आंध्र प्रदेश, दैट इज अगेन इन द 1959। तो ये याद रखना है। तो इसका आंसर तीनों के तीनों ऑप्शन बनेंगे, यानी कि 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर।
चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स के बीच में कौन सी चीज यूज करी जाती है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, जिसे आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, जिसे आप और क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो इनमें कौन सी चीज यूज होती है, तो ये यूज होती है आपकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया जाता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट हम इसको यूज करते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3, और सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2 होता है, और उसके बाद एसिटिक एसिड का दैट इज CH3COOH, जिसे हम और क्या कह देते हैं, इथेनोइक एसिड भी कह देते हैं, इथेनोइक एसिड। क्लियर। और इसको और क्या कहते हैं हम, इथेनोइक एसिड, और ये किसके अंदर होता है, विनेगर के अंदर, सिरका के अंदर देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा सोडियम कंपाउंड होता है जो यूज किया जाता है हार्ड वाटर को ट्रीट करने के लिए। हार्ड वाटर का मतलब होता है कि वो जो है आपके झाग नहीं बनाएगा, ठीक है, झाग नहीं बनाएगा। और देखिए हार्डनेस जो होती है पानी की वो दो तरीके की होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट, एक्चुअली ये क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपके आयंस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जिसके अंदर कारण जो है ये देखने को आपको मिलती है कि दोनों आपकी चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों में देखने को मिलेगा। लेकिन टेम्परेरी होगी बाइकार्बोनेट आयन के कारण, यानी कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयन। परमानेंट जो होगी आपकी क्लोराइड और सल्फेट के कारण देखने को आपको मिलेगी, क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण देखने को मिलेगी। तो हार्ड वाटर को जो है टेम्परेरी हार्डनेस अगर दूर करनी है हमने, तो हम सिर्फ पानी को बॉयल कर देते हैं, बॉइलिंग से दूर हो जाती है। लेकिन यहां पे सॉफ्ट करना है हार्ड वाटर को, तो इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट हम यूज कर लेते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सोडियम कार्बोनेट होता क्या है आपका, वॉशिंग सोडा इसको कहा जाता है, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा भी इसको कहते हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, Na2CO3 इज द करेक्ट आंसर, ए आंसर इज द राइट वन। क्लियर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी ध्यान से क्या कहता है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है आपका वाटर के साथ, CaH वाटर के साथ, तो वो स्लेक्ड लाइम बना देता है, दैट इज कॉल्ड CaOH2, ठीक है, ये बना देता है आपका स्लेक्ड लाइम, ठीक है। हुज सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, जो मतलब दीवारें होती हैं उसको वाइटिश करने के लिए। ये जो है आपका ए के अंदर लगता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, और उसके बाद एक थिन लेयर कंपोनेंट बना देता है, जिसके कारण जो है आपका वो जो है चमक लगने लग जाती है जो आपका सरफेस होता है। इसका मतलब कंपाउंड ए और बी क्या है, देखिए जी क्या है, CaOH2 होता है जो बन गया था स्लेक्ड लाइम। अब क्या होता है, हवा के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और प्लस आपका जो है वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है, जिसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हार्ड कोटिंग होती है, और प्लस जो है शाइनी सरफेस आने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा शाइनी सरफेस का, तो वो बनेगा जी आपका दैट इज Ca जो कार्बन डाइऑक्साइड से, और आपका कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ए कंपोनेंट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और बी कंपोनेंट आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, इनमें से स्लेव ऑफ द स्लेव किसे कहा जाता है, स्लेव ऑफ द स्लेव। अच्छा यूपीएससी ईपीएफओ वाले बच्चों ने बस अब क्लास को बंद कर देना है, बाकी सारी क्लास देखेंगे। पहले 10 क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए थे स्पेशल, ठीक है, अब सारे बच्चे सारी क्लास देखेंगे अगले, ठीक है। स्लेव ऑफ द स्लेव किसे कहते हैं, ये कहा जाता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, जिसे हम क्या कहते हैं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश जो है वही पर्सन है जिन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था, स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहते हैं, और इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है, क्योंकि दिल्ली इन्होंने कैपिटल बनवाई थी। और इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई। 40सा ग्रुप इन्होंने स्टार्ट किया, 40 लोगों का ग्रुप होगा जो आगे राजा को बनाएगा। 40सा का ग्रुप स्टार्ट किया, और जो है 40सा की बात करी, कॉपर का जितल और सिल्वर का टंका जो है इन्होंने सिक्के इशू करे, टोकन करेंसी इन्होंने इशू करवाई। इन्होंने एकता सिस्टम भी स्टार्ट करवाया, जी कि आपको जो सैलरी है वो सैलरी आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लैंड गिफ्ट हुआ करेंगे आपको, वो था एकता सिस्टम। इसको एकता सिस्टम को कैश में कन्वर्ट करवाने वाला पर्सन कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, याद रखना है, ठीक है। अब इल्तुतमिश जो है इनको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है टॉम बहुत सारे बनवाए। सुल्तानगढ़ी दिल्ली के अंदर जो है आपका सुल्तानगढ़ी इनके नाम के ऊपर है, क्योंकि इनके अंदर जो है टॉम भी टॉम यहाँ पे इन्होंने बनवाए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वही है जो मिडिवल इंडिया के अंदर जो है पहली विमेन
जो लेडी रही थी। तो इसका आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। बलबन की बात करते हैं तो बलबन अपने आप को जो है बलबन चालीसा ग्रुप का मेंबर है। चालीसा ग्रुप के मेंबर से जब किंग बनता है तो पहले ही चालीसा ग्रुप को खत्म करता है। राजा बनने के लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इस्तेमाल होगी, वो इन्होंने बोला था, जो आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी ने भी फॉलो किया था। और इन्होंने बोला था उलेमास को, उलेमास जो आपके उलेमास उनको बोला जाता है जो आपके मुस्लिम धर्म के अंदर जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देते हैं, धर्म की बातें करते हैं। तो बलबन ने बोला उलेमास को कि आप धर्म में ही रहिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन में मत आइए। क्लियर, आपको दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। बलबन ने अपने आप को जो है भगवान की छाया, दैट इज नियाबत खुदाई और जिल्ले इलाही, ये वर्ड इन्होंने यूज किए थे क्योंकि अपने आप को भगवान मानते थे। और उसके बाद जो है सिजदा सिस्टम यानी कि सिर झुका के आना, और उसके बाद पैबोज यानी कि पैरों का के चूमना, तो इन्होंने ये प्रथा इन्होंने स्टार्ट करवाई थी, बलबन ने स्टार्ट करवाई थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गोरी का जो है गुलाम है और इंडिया में रह जाता है और ये स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल लाहौर थी। ये जो है चौगान खेलते खेलते इनकी डेथ हो जाती है। चौगान मतलब पोलो खेलते डेथ हो जाती है, गिर जाते हैं ये। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी के नाम पे जो है कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी, जो कंप्लीट किसने करवाई थी? इल्तुतमिश ने करवाई थी। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहली मुस्लिम बिल्डिंग जो है इन्होंने बनाई हमारे देश में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कमांडर इन चीफ है बख्तियार काकी। बख्तियार काकी वही पर्सन है जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तोड़ा फोड़ा था। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी कुमार गुप्ता वन ने और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी धर्मपाल ने, जो पाल वंश का राजा है। और मोहम्मद गोरी की जो है 2 लड़ाइयां हुई हैं, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। पहली बैटल तराइन का युद्ध था आपका, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 और सेकंड बैटल ऑफ तराइन दैट इज 1192। दोनों पहली लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरी लड़ाई में गोरी जीता था। गोरी जीता, पैसा हड़पा रूल किया और अपने गुलामों को यहां पे छोड़ गया। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देखिए जी क्या कहता है। विच मुगल रूलर आउट ऑफ द फॉलोइंग लर्न हिंदू म्यूजिक फ्रॉम द लाल कालावंत। लाल कालावंत से जो है किस पर्सन ने जो है आपका म्यूजिक सीखा था, कौन से राजा ने? एक्चुअली एक पुस्तक है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है आईने अकबरी जो लिखी है अबुल फजल ने, जिसे आप अकबर, इनके एक जो बुक है अकबरनामा भी इन्होंने लिखी है। और ये मुगल एम्परर के अंदर जो है आपके जो है कवि थे। और इन्होंने बोला कि 36 म्यूजिशियन रहते थे, 36 म्यूजिशियन रहते थे आपके अकबर के दरबार में। और वहां से जो है आप जो ये लाल कलावंत बहुत ज़्यादा फेमस जो है आपके वोकलिस्ट थे और आपके जो है म्यूजिक का तालीम रखते थे, इसी कारण अकबर ने इनसे सीखा। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते हैं, 9 हीरे 9 जेम्स रहते हैं, जिसमें अबुल फजल भी है एक। और जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, टोडरमल भी है। टोडरमल ने टोडरमल सिस्टम भी स्टार्ट किया था, जिसे आप जब्ती सिस्टम भी कहते थे और दहसाला सिस्टम भी कहते थे, जिसमें होता था टैक्स अकॉर्डिंग टू लैंड, जैसे लैंड वैसा आपका टैक्स लिया जाएगा। और अकबर के दरबार में इनका फाइनेंस मिनिस्टर था टोडरमल, याद रखना है। और रामतनु पांडे जो सिंगर है, जिनका नाम है मियाँ तानसेन। तानसेन जो है आपके दीपक और मेघ मल्हार राम के राग गाता था, जो अकबर को बड़े पसंद थे। अकबर ने गुजरात जीता था, जिसके बाद जो है उन्होंने फतेहपुर सीकरी के अंदर जो है आपका बुलंद दरवाजा बनाया था। और इन्होंने जो है इबादत खाना, हॉल ऑफ प्रेयर भी इन्होंने बनाया अकबर ने। और अकबर की जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कहते हैं, बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। 15 जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी 1556 के अंदर लड़ाई लड़ी गई थी। और इसके बाद जो है एक आपकी बैटल ऑफ हल्दी घाटी थी, जो आपकी मान सिंह और जो है महान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी 1576 में। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर हुई। क्लियर। और बैरम खान जो है कमांडर इन चीफ है किसका? दैट इज अकबर का। और बैरम खान की जो डेथ होती है वो गुजरात पाटन के अंदर डेथ होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। जहांगीर जो है पेंटर किंग हैं, लाहौर में रहते हैं और इनका जो टॉम है वो भी लाहौर के अंदर है। जहांगीर की वाइफ है मेहरुन्निसा, जिनको नूरजहां का टाइटल दिया था किसने? जहांगीर ने दिया था। नूरजहां जो है अपने पिता इत्मादुद्दौला का एक जो है
टॉम बनवाती है जो पेत्रादूरा के अंदर बना हुआ है, जिसमें नक्काशी करी गई है, प्रॉपर तरीके से मार्बल का यूज़ किया गया है, वाइट मार्बल का। जहांगीर जो है पेंटर किंग भी हैं, शराबी किंग भी हैं, और इन्होंने विलियम हॉकिन जो पहली बार परमिशन लेने आया था इनसे फैक्ट्री लगाने के लिए, और इन्होंने अपने दरबार में रख लिया और इनको टाइटल दिया, इंग्लिश खान का टाइटल दिया। और जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी की भी डेथ करी थी, और इनके दरबार में, आगरा का जो दरबार था, बाहर एक चेन लगी होती थी जिसे हम कहते थे चेन ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की जंजीर कहा जाता था, और उस चीज को हम कहते थे जंजीर आदिल कहा जाता था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हुमायूं की बात करते हैं तो दीन पन्ना का शहर इन्होंने बनाया। दीन पन्ना की सीढ़ियों से गिरते ही इनकी डेथ हो गई थी। गुलबदन बेगम ने इनके नाम पे हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से 2 बार हारा था, 1539 में और 1540 के अंदर। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे बिलग्रिम की लड़ाई कहते थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। अकबर इज द करेक्ट आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मदरसा which was specialized in the teaching of Muslim jurisprudence was located in। मुगल काल के दौरान मदरसा जो कि मुस्लिम न्यायशास्त्र के शिक्षण में विशिष्ट था, वो कहाँ पे स्थित था? ये तो ये यूपी लखनऊ के अंदर देखने को आपको मिलता था, मदरसा स्कूल्स। क्लियर। और ये जो है आपका ये कारंगी महल लिख देता हूं मैं आपको, कारंगी महल मदरसा होता था, कारंगी महल मदरसा। ठीक है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलता था। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, दैट इज लखनऊ इज द करेक्ट आंसर, लखनऊ। द अकाउंट ऑफ कलिंग वायर, जो कलिंग की वॉर हुई थी 261 बीसी के अंदर, ठीक है 261 बीसी के अंदर, जिसमें जो अशोक जीत के भी हार गया था और दुखी रहता था क्योंकि जान माल का बहुत नुकसान हुआ था अशोक को। और एक कलिंग वॉर जो है ये कहाँ पे लिखी गई है? कलिंग वॉर लिखी गई है आपकी रॉक एडिक्ट 13 में लिखी गई है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन। अशोक को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करने वाले पहले पर्सन कौन थे? मोगालिपुत्तिस, जिनको आप उपागुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये उपागुप्त वही है जिन्होंने अभिधाम पिटक लिखी थी पाली लैंग्वेज में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जहां पे अशोक ने करवाई थी, पाटलिपुत्र के अंदर ये करवाई थी। और जो आपके अशोक हैं, अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और इनको बोला जाता था देवम प्रिया पियादशी के नाम से भी जानते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। उनका अशोक ने रोमन देव पिल्लर भी बनाया था, कहां पे? लुम्बिनी के अंदर, जहां पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, लुम्बिनी के अंदर। और गौतम बुद्ध जी को हम बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया, याद रखना है, लाइट ऑफ एशिया। और बुद्ध धर्म के साथ जो है 2 चीजें आपको याद रखनी है बुद्ध धर्म के साथ, एक चैत्य और विहार। चैत्य जो होते हैं वो चिंतन करना, यानी कि रिलीजियस हॉल्स को क्या कहते थे? जहां पे आपका हॉल होते थे, धर्म की बातें होती थी, उनको हम चैत्य कहते हैं। विहार वो चीज होती है जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स जो है रेजिडेंस होता था, उनका रहते थे। क्लियर। ह्यून-सांग की बात करते हैं तो ह्यून-सांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, और ह्यून-सांग को बोला जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है। रॉक एडिक्ट 1 की अगर हम बात करते हैं, माइनर रॉक एडिक्ट 1 की बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि अशोक जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ था 2.5 साल के अंदर। क्लियर, 2.5 साल के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा, रॉक एडिक्ट 13 में लिखा गया है ये। क्लियर। लार्जेस्ट शुगर मिल ऑफ एशिया जो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये कहाँ पे है? ये जगह का नाम याद करेंगे, डेट इज इन द खतौली। खतौली कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में देखने को आपको मिलती है, यूपी के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, खतौली इज द करेक्ट वन। इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो आपको वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए बात करता है? तो वो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो 1927 की बात आती है। फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट कहाँ पे है? देहरादून के अंदर है। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी है, सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर भी यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। और फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कवर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में एरिया वाइज। अगर परसेंटेज वाइज पूछा तो मिजोरम के अंदर देखने को आपको मिलता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो 1996 ना होकर 1986 है। इन्वायरमेंट के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन याद कीजिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी के अंदर है, कीनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन पीस जो है इसके हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड की कैपिटल है। नीदरलैंड के अंदर जो है एक जगह है हेग और हाग, जो जहां पे आपके आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर हैं। वहां पे 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस का एक कार्यकाल जो है 9 साल का देखने को आपको मिलता है वहां पे। इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो होता है आपका 5 जून को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
द मेन रीजन फॉर डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता को कमी का मुख्य कारण क्या था? जैविक विविधता का मुख्य कारण क्या था? देखिए, खत्म होने का क्या रीजन है? हैबिटेट पोल्यूशन बिल्कुल है, एक्सोटिक स्पीशीज बिल्कुल बाहर से स्पीशीज जिसे कहते हैं इन्वेजन ऑफ बाहर एलियन स्पीशीज, ये भी आपका पॉइंट है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, ये भी आपका पॉइंट है। नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, ये भी आपका पॉइंट है। मतलब चारों के चारों पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? मेन रीजन पूछा है। तो मेन रीजन होता है जब आप अपने नेचुरल घर को खराब करते हो तो आपका जो है डिक्रीज देखने को आपको मिल जाता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यहां पे आपका पार्ट देखने को आपको मिलेगा। क्लियर? तो ये है आपका नेचुरल लॉस, यानी कि हैबिटेट लॉस जो है आपका मेन रीजन होता है। इसके अलावा इन्वेजिव स्पीशीज, बाहर की स्पीशीज, एक्सोटिक स्पीशीज भी आ सकती हैं, ये भी रीजन हो सकता है। आपने उस एरिया को ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, पोल्यूशन कर दिया, क्लाइमेट चेंज कर दिया, आपका ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी लॉस का पार्ट बनते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए फूड चेन मैन इज, कौन सी चीज चाहिए के ऊपर? देखिए, फूड चेन में क्या होता है? एक स्पीशीज दूसरी को खाती है, दूसरी तीसरी को खाती है। क्लियर? और हमेशा आपका 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है। ये 10% एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन ने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था। क्लियर? फूड चेन के अंदर जो आदमी है वो क्या होगा? देखिए, अगर मैं कहूँ हर्बीवोर है वो, अगर मैं कहूँ हर्बीवोर है, जिसे हम कहते हैं वेजिटेरियन है वो, तो प्लांट को बनेगा, प्लांट को सीधा खा लेगा, तो वो हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। अगर नॉन वेजिटेरियन है मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करते हैं आपका जो है चिकन को, चिकन पहले किसी ना किसी चीज़ को तो खाएगा, पहली चीज़ किसी को खाएगा, तो पहला कंज्यूमर क्या होगा? चिकन को किसने कंज्यूम किया? आदमी ने, तो वो आपका सेकंड कंज्यूमर हो गया। तो मतलब ये डिपेंड करता है, अगर वो वेजिटेरियन है तो प्राइमरी हो जाएगा, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन हमेशा बनेगा राइट आंसर। वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है। और एक चीज आपको और बता दूं, मैंने आपको बताया कि हमेशा आपकी एनर्जी जो है 10% जाएगी, तो 10% एनर्जी का जो लॉ होता है वो आपका जो पिरामिड बनता है हमेशा अपराइट वाला बनता है। अपराइट। क्लियर? अपराइट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 100% एनर्जी है, इससे कम 10 होगी, यहाँ पे कम होगी 1 होगी, यहाँ पे 0.1 होगी। तो हमेशा पिरामिड जो है ऊपर की डायरेक्शन में हमें देखने को आपको मिलेगा। तो हमेशा एनर्जी पिरामिड होता है अपराइट। क्लियर? आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात चल रही है। इकोसिस्टम का मतलब होता है जहां पे आपके लिविंग और नॉन लिविंग जो रिलेशनशिप में रहते हैं आपके इन्वायरमेंट के साथ। तो यहां पे आर्टिफिशियल आपका जो यानी कि जो नेचर नहीं बना रही, ये आप खुद बना रहे हो, तो इसमें इकोसिस्टम कौन सा बनेगा? तो यहां पे देखिए, जो टाइप है आपके एग्जांपल के साथ चलते हैं। टेरिस्ट्रियल जो नेचुरल वाले होते हैं, जो नेचर ने खुद बनाए, ग्रासलैंड ये घास के मैदान, ठीक है। फॉरेस्ट जंगल खुद बनाए हैं भगवान ने, और नेचर ने डेजर्ट आपका खुद बनाया भगवान ने। क्लियर? नेचुरल और क्या होता है? एक्वेटिक यानी कि ओशन वगैरह, फ्रेश वाटर, लेक्स, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके नेचुरल तरीके देखने को आपको मिलते हैं। अब आर्टिफिशियल लगा लीजिए, जब मैन मेड लगा लीजिए, जैसे एक्वेरियम, आप घर में एक्वेरियम रख लेते हैं तो ये आर्टिफिशियल है। क्रॉप फील्ड आप खुद यहाँ पे करते हो, तो ये आपका आर्टिफिशियल देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे राइस फील्ड जो होगा, जो आप खुद उगाओगे, ये आपका आर्टिफिशियल होगा। फॉरेस्ट आपका नेचुरल है, ग्रासलैंड नेचुरल है, लेक आपका नेचुरल है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चावल का खेत जो है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, राइस फील्ड। क्लियर? याद रखिए। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैव लेड टू, उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण क्या हो सकता है? फर्टिलाइजर्स के लिए आपको मैं बता दूं, ग्रे रेवोल्यूशन आया था, ग्रे रेवोल्यूशन। क्लियर? याद रखिए। और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड का यूज आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण देखने को आपको मिला था। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67 में आया था। 3rd 5 ईयर प्लान था, और टर्म का नाम किसने दिया था? विलियम गैड ने दिया था। और प्लस ग्रीन रेवोल्यूशन जो फादर कौन है? नॉर्मन बरलॉग है। नॉर्मन बरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। और इंडिया के अंदर MS स्वामीनाथन इनको कहते हैं, MS स्वामीनाथन को। और ग्रीन रेवोल्यूशन आपका रीजन क्या था? HYV सीड आए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, अधिक उपजाऊता वाले बीज, जो आपका राइस और वीट के लिए फेमस थे। और वीट वाले जो आपके जो सीड्स आए थे वो कहां से आए थे? मैक्सिको से। और राइस वाले जो आए थे वो फिलीपींस से आए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ इज द यूज कि अगर हम अंधाधुंध फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? सॉइल पोल्यूशन तो होगा ही होगा, पानी का पोल्यूशन भी होगा, एयर पोल्यूशन भी होगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा? डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, सभी के सभी इसके राइट आंसर बनेंगे। डी ऑप्शन करेगा राइट आंसर बनेगा। क्लियर?
इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड। देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां पे देखने को मिलता है, कानून का समान संरक्षण कहां पे देखने को मिलता है। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है ये फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने यूएसए से लिए हुए हैं। अब यूएसए संविधान से लिए हैं फंडामेंटल राइट, आपके पार्ट 3 के अंदर है और आर्टिकल नंबर जो है इसके 12 से लेके 35 तक है, जिसको आप पार्ट 3 को आप मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कहते हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इस वर्ड का जो मतलब है कि इस कानून के सामने जो है सबको प्रोटेक्शन बराबर मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि कोई बड़ा है कोई छोटा आदमी है, सब जो है कानून के सामने बराबर हैं। और एक वर्ड आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जाने के अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है, रूल ऑफ लॉ, जाने कि लॉ इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। और इसको आप कह सकते हो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी कह सकते हो। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था, यूके के संविधान से लिया था। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो प्रावधान है ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये चीज ध्यान रखिए। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 14 के अंदर दिया गया है कि समान बराबर है, समानता है, तो उसमें दिया गया है। और ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट का कौन सा पार्ट है, राइट टू इक्वालिटी वाला पार्ट है। राइट टू इक्वालिटी जो हमारा फंडामेंटल राइट है, और राइट टू इक्वालिटी आता है 14 से 18 तक देखने को आपको मिलता है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसके अंदर लिखी गई है कि कानून के आगे सारे बराबर हैं, कानून के सामने किसी की भी नहीं चलेगी, लॉ जो है सुप्रीम है, वो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पे चीज ध्यान रखना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया है और रूल ऑफ लॉ हमने जो है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये चीज ध्यान रखिए, आंसर इज सी ऑप्शन। यहाँ पे आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 के अंदर हम बात करते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किस चीज़ों के अकॉर्डिंग, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ। 5 चीज़ों से हम किसी भी पर्सन को जो है हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। उसका धर्म कोई भी हो सकता है, उसकी जाति कोई हो सकती है, कास्ट भी हो सकती है, मेल फीमेल हो सकता है, सेक्स कोई भी, और बर्थ प्लेस कोई भी हो सकते हैं, तो उससे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है। आर्टिकल 13 की बात करूं तो कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट को डिटेरियोरेट करता है या आपको खराब कर रहा है, तो उसको हम खत्म कर सकते हैं आर्टिकल 15 द्वारा, आर्टिकल 13 द्वारा। आर्टिकल 12 की बात करूं तो इसमें जो बात करता है कि इसमें बात करता है कि जो स्टेट वर्ड का थोड़ा सा इसमें हमें बताया गया है कि व्हाट इज स्टेट। स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट और जितने भी लेजिस्लेचर हैं, स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव हैं, वो सारे के सारे स्टेट का पार्ट बनते हैं। वो आर्टिकल 12 के अंदर दिखाया गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका सी ऑप्शन बनेगा। आर्टिकल 14 इज द करेक्ट वन, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स व्हेन एन एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि सीक्वेंस में बताना है कि अगर एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है जब एप्पल ग्राउंड के ऊपर गिरता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज देखिए, इसमें एक चीज देखिए आपको क्या समझना है। यहां पे क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहा है। जब एप्पल है, एप्पल किसी हाइट से गिरेगा, एप्पल किसी हाइट से गिरेगा, और जब हाइट के ऊपर होगा वो किसी पोजीशन में होगा, तो उसके टाइम पे क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, जो बाद में वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके टाइम पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 9.8। जैसे ही वो हवा में आया, उसके एनर्जी आ गई, मोशन में आ गया, वो काइनेटिक एनर्जी वो ले लेगा। क्या आ जाएगा कि मोशन में आ गया, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। तब जब बीच में एयर के थ्रू जाएगा, एयर का प्रेशर पड़ेगा, एयर से जो है टकराएगा, तो हीट भी पैदा होगी, और हीट पैदा होगी जैसे ही धरती के ऊपर गिरेगा तो वो टूटेगा और हमें आवाज आएगी, साउंड आएगी। तो इस तरीके से जो है ये प्रॉपर तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। और ये दिया कहां पे गया है, आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, सॉरी सी ऑप्शन में, ये तो गलत है, ये गलत है, सी ऑप्शन में दिया गया है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी टू द एयर, हीट एनर्जी टू द ग्राउंड एंड एप्पल, एंड देन उसके बाद साउंड एनर्जी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका सी ऑप्शन बनेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर देखने को मिलता है। और आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन में होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज mgh फॉर्मूला देखने को मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड जो है आपकी एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज द मोस्ट रिसेंट वन, सबसे ज़्यादा रिसेंट वन रेंजेस कौन सी हैं? तो इनमें से सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा माउंटेन्स रेंजेस जो है सबसे बड़ी है और न्यू है, यानी कि यंग वन भी है, यंग भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसमें यहाँ पे ऑप्शन क्या आ सकता है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, और ऑप्शन में यंग वही वर्ड आ सकता है, यंग वन, ठीक है। और ये कौन सी हैं? आपकी फोल्ड माउंटेन्स हैं, और ये कौन सी हैं? डेट इज हिमालय। सो हिमालयज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके दो माउंटेन्स, दो आपकी प्लेट्स मिलती हैं, यूरेशियन प्लेट एंड उसके बाद है हिमालयन प्लेट्स, ठीक है। और थोड़ा सा जिसके कारण जो है हिमालय की हाइट भी बढ़ती जा रही है। अगर आपसे पूछा कि हिमालय का ओरिजिन पुराने टाइम से कहाँ से देखने को मिलता है, तो आप आंसर बताएंगे टेथे सी से देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा, हिमालयास। और यहाँ पे जो हिमालयास हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ईस्ट टू वेस्ट सारी चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। जो यहाँ पे नंगा पर्वत है, यहाँ पे जो वेस्टर्न बाउंड्री है ना हिमालयास की, वो कौन सा है? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है। और अगर ईस्टर्न बाउंड्री पूछा, बिल्कुल ईस्टर्न वाली, ये कौन सी बाउंड्री है? नामचा बारवा, नामचा बारवा इज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हिमालयास, ये चीज़ ध्यान रखिए। और हाईएस्ट माउंटेन जो है हिमालयास की कौन सी है? 8848 मीटर है, जिसे आप क्या कहते हैं? दैट इज माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट, बस माउंट एवरेस्ट याद करिए, गॉडविन ऑस्टिन K2 दूसरी है वो, माउंट एवरेस्ट याद करो बस आप, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है अरावली, अरावली जो है आपकी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, सबसे पुरानी माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्ड है, ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। और अरावली जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर है यहाँ पे, ठीक है। अरावली रेंज के अंदर सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। और यहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है, डेट इज माउंट आबू, माउंट आबू हिल स्टेशन भी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं करूँ विंध्यांचल रेंज, मध्य प्रदेश वाला पार्ट आता है, सतपुड़ा और विंध्यास के बीच में एक रिवर निकलती है नर्मदा, जो आपकी रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली। ईस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न घाट में आपका, जैसे ये इंडिया का साउथ इंडिया पार्ट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है वो इधर साइड है, और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो मिलते हैं वो मिलते हैं ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है। और जो ईस्टर्न घाट है यहाँ पे डेल्टास बनते हैं, ईस्टर्न घाट के ऊपर डेल्टास जैसे कृष्णा गोदावरी कावेरी, ये इस तरीके के डेल्टा बनते हैं। और एक यहाँ पे ईस्टर्न घाट में एक बड़ा फेमस मंदिर है वेंकटेश्वरा टेम्पल, वेंकटेश्वरा टेम्पल जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, जो आपका इसमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, हिमालय इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट चलते हैं जी आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। एयर मास के कॉन्टेक्स्ट में आपको स्टेटमेंट सही बतानी है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है वायु संहिता के संदर्भ में। तो देखिए जी, अच्छा नहीं पूछा है, नॉट पूछा है इन्होंने, नॉट पूछा है कि कौन सा गलत है, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एयर मास होता क्या है। एयर मास एक वॉल्यूम होता है एयर का, ये वॉल्यूम है, किसी एयर का वॉल्यूम है, जिसके जो किसके साथ डिफाइन होता है? टेम्परेचर और वाटर कंटेंट के साथ जो है आपका, टेम्परेचर और वाटर वेपर के साथ जो है आपका डिफाइन होता है, टेम्परेचर और वाटर वेपर के साथ, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपका एयर मास आपका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ले लेता है सोर्स रीजन से, तो एयर मास बन जाता है। एयर मास जो होता है हाई पुश्ड, हाई विंड्स होती हैं और एक नए रीजन की तरफ चल रही होती हैं, जो आपके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से इनका करेक्टरिस्टिक फीचर आता है। और एयर मास होते हैं दो, कोल्ड एयर मास और आपके हॉट एयर मास। जैसे ये दोनों मिलते हैं तो वहां पे फ्रंट बनता है, और फ्रंट बनेगा तो ऑब्वियसली बात है बारिश देखने को आपको मिलेगी। सो क्वेश्चन है कि नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन। एयर मास फॉर्म्स आइदर इन द ट्रॉपिकल और इन द पोलर रीजन। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है जी, या तो ट्रॉपिकल बारिश वाले एरिया में होंगे, जहां सर्दी वाले एरिया में होंगे, ये बिल्कुल पॉइंट सही है। कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी बनते हैं और ओशंस के ऊपर भी बनते हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही है। एयर मास डेवलप इन ए साइक्लोनिक कंडीशन, नहीं, मैंने आपको बताया था कि यहां पे साइक्लोनिक ना बनके यहां पे फ्रंटल कंडीशन बनेगी। फ्रंटल जब रेनफॉल देखने को मिलेगी। साइक्लोनिक पार्ट क्या होता है? साइक्लोनिक क्या होता है कि जैसे चक्रवात बनता है इस तरीके से, जहां पे सेंटर में लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे एयर मास के लिए, तो एयर मास का ये पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट है एयर मास चेंजेस द वेदर कंडीशन, ऑब्वियसली बात है ह्यूमिडिटी, ये टेम्परेचर वगैरह देखने को मिलता है तो कंडीशन चेंज होंगी। तो इसमें नॉट ट्रू पूछा था, तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने करी थी इनमें से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर मैं बात करूं, हमारे इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, जहां पे आपके कल्चरल चीजें जो कंजर्व करी जाती हैं और प्रिजर्व करी जाती हैं, ये डिपार्टमेंट जो चलाया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे का 1861 में चलाया गया था बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो है चलाया गया था, ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हमारा इस जो सर्वे का पहला डायरेक्टर जनरल बना था, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो है यहाँ पे ये बने थे, कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलाया कब गया था, 1861 में। बट बाद में यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि स्टार्ट तो इसने कर दिया, डायरेक्टर जनरल बन गए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आ गया, ठीक है, बट बाद में ये क्या है कि डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिश पूरी तरीके से कब किया गया था, 1899 से लेकर 1905 के बीच में पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया गया था, जो आंसर बनता है आपका लॉर्ड कर्जन का। तो इसीलिए आंसर इसमें क्या बनेगा, लॉर्ड कर्जन बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, जो 1861 में किया था, और यही पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, मतलब इसके डिपार्टमेंट के बने थे। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे की अगर मैं बात करूं तो वो लॉर्ड कर्जन द्वारा ही किया गया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। और लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को क्या करवाया था, बंगाल पार्टीशन करवाया था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करूं तो जब हमारी कैपिटल शिफ्ट कराने की घोषित हुआ था 1911 में कि कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दो, तब इनके ऊपर बम फेंका गया था, ठीक है, और बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर। इसको आप दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी आप कहते हैं, दिल्ली, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो की बात करें, लॉर्ड मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी 1909 के अंदर। और चैम्सफोर्ड की बात करूं तो मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे, जो आपके 1919 में आए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात इसमें आती है, और जिसमें आपकी प्रोविंशियल डायरकी के लिए बात करी गई थी। प्रोविंशियल डायरकी का कॉन्सेप्ट इसमें देखने को आपको मिला था, और प्लस प्रोविंशियल डायरकी का कॉन्सेप्ट यहां पे देखने को मिला था, और जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर की भी बात कर दी गई थी। और साथ के साथ जो है तो यहाँ पे थोड़ा सा बीच में एक्चुअली क्या हुआ, कंप्यूटर से कुछ आवाज़ सी आ गई थी, तो नेवर माइंड, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके रखना है। कोई और नहीं बोला था, थोड़ा सा कंप्यूटर से आवाज़ आ गई थी बीच में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था इसको, तो कोई नेवर माइंड। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, इसका आंसर क्या बनेगा, डेट इज इसमें ऑप्शन क्या बनेगा जी, ए ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट वन। चलते हैं जी आगे। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ द अगस्त 25th 1857 स्ट्रेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ली गई थी 25 अगस्त 1857 में। आजमगढ़ की अधघोषणा के अंदर ये क्या बात करी गई थी। पहली बात तो आजमगढ़ जो प्रोक्लेमेशन है ये स्ट्रेस किसके ऊपर करता है, ये यूनिटी के ऊपर करता है। किसकी यूनिटी, हिंदू मुसलमान यूनिटी के ऊपर बात कर रहा है। और ये जो किसके, ये क्या था कि जितने भी डिफरेंट कास्ट के लोग थे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और 1857 में रिवोल्ट हुआ था, क्राइसिस का टाइम था, तब ये प्रोक्लेमेशन बात करी गई थी। और इसमें जो प्रोक्लेमेशन थी वो किसके नाम पे करी गई थी, मुस्लिम्स के नाम पे करी गई थी, अंडर द मुस्लिम प्रिंसेस के नाम पे करी गई थी। और इसके ऊपर एड्रेस किसको किया गया था, हिंदू सेंटिमेंट्स को जो है एड्रेस किया गया था। कहने का मतलब यह है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है ये किसने कर दी थी, ये बहादुर शाह जफर ने करी थी। क्योंकि बहादुर शाह जफर को हमने बोला था हिंदुस्तान शहंशाह हिंदुस्तान एम्परर ऑफ इंडिया, जो सारे लोग गए थे, और इसमें मुस्लिम को प्रिंसेस को फोकस करके हिंदू चीजों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया गया था। और इन्होंने बोला था कि हाँ, हिंदू एंड मुस्लिम जो है वो यूनाइट हैं। और प्लस इन्होंने बोला जैसे हिंदू जो है जो महावीर को मानते हैं और राम को मानते हैं, और जो मुस्लिम है वो मोहम्मद जी को मानते हैं। तो इस चीज की दुहाइयां दी गई थी इसमें कि हाँ, आप इकट्ठे होकर लड़ो। और इसीलिए ये स्ट्रेस किसके ऊपर करता है, दैट इज द हिंदू मुस्लिम डिवाइड। क्योंकि ये जो है अंग्रेजों की हिंदू मुस्लिम डिवाइड वाली बात करी गई थी, तो ये प्रोक्लेमेशन तब करी गई थी कि हाँ, हम इकट्ठे हैं इन चीजों के ऊपर। क्लियर। और इस चीज को, इस यूनिटी को खत्म करने के लिए
इस यूनिटी को खत्म करने के लिए जो ब्रिटिशर है ना, उन्होंने 1857 के अंदर यूपी के अंदर खास करके बरेली के अंदर जो है 50,000 रुपए, यानी कि 1857 में 50,000 रुपए खर्च किए थे कि हां भाई हिंदू और मुस्लिम की जो कम्युनिटी है वो डिवाइड हो जाए। बट ये जो अंग्रेजों ने हथकंडा अपनाया था ये फेल हो गया था। इसीलिए जिस चीज किसके ऊपर फोकस करती है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड। और आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बढ़ा सकता है, तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। क्वेश्चन में यहां पे हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। अंग्रेज डिवाइड करना चाहते थे, लेकिन हमने क्या किया, इसमें यूनिटी की बात कर रहे थे। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है आपका ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल है। ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक अम्ल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर जो है एसिडिक प्रॉपर्टी हो, ऑब्वियसली बात है सब में ही एसिडिक प्रॉपर्टी होंगी, और इसके अंदर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, सल्फोनिक ग्रुप हो, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप हो, बहुत सारी एल्कोहल हो, कुछ भी इस तरीके के हो सकते हैं। और हमारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक एसिड के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड हो गया जो दूध के अंदर मिलता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा लैक्टिक एसिड दूध में मिलता है। एसिटिक एसिड हो गया आपका, ठीक है, जिसे आप इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड जो आपका सिट्रस खट्टी चीजों में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड हो गया जो आपका टोमेटो और रस्ट स्पॉट हटाने को हेल्प करता है। यूरिक एसिड हो गया जो हमारे यूरिन के अंदर होता है, मैमल्स के अंदर। मैलिक एसिड एप्पल के अंदर होता है। टार्टरिक एसिड वाइन्स के अंदर होता है, टैमरिंड के अंदर होता है। इस तरीके के एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं खाने पीने वाली चीजों के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो बनेगा वो ऑप्शन बनेगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि ऑर्गेनिक मतलब खाना पीना, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका एसिटिक एसिड बनेगा। और एसिटिक एसिड की जो अम्ल की वो है फॉर्मूला है वो है CH3COOH है, जिसे आप क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा। और प्लस एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारी बॉडी में कहां पे बनता है, डाइजेशन में काम आता है। ऑक्जेंटिक सेल जो बनाते हैं, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, और ये हमारे बॉडी के अंदर पीएच वैल्यू को कंट्रोल मेंटेन करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करता है। नाइट्रिक एसिड की अगर मैं बात करूं, HNO3 होता है, जिसे आप HNO3 जो पहली बारिश में निकलता है। और मैं आपको बताऊंगा SO2 प्लस NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये जो होते हैं दैट इज एसिड रेन का पार्ट बनते हैं, एसिड रेन का, ठीक है। एक चीज होता है एक्वा रेगिया, एक्वा रेगिया जिसे आप अमल राज कहते हैं, जिसमें आपका 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट HNO3 का नाइट्रिक एसिड का डालते हैं। और ये जो होते हैं जैसे गोल्ड वगैरह को हमने प्योर करना होता है तो उसमें काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं, H2SO4 है, ये आपका किंग ऑफ केमिकल्स है, और किंग मतलब किंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इट्स हलाम नोटिया ट्राइब्स आर मेनली सीन। हलाम ट्राइब्स जो है नोटेबल है, ये कहां पे दिखाई देखने को आपको मिलती हैं। ये जो स्टेट है, ये हलाम है, ये 2 मेनली स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है, त्रिपुरा और असम के अंदर। त्रिपुरा, असम, मिजोरम के अंदर भी देखने को मिल जाती है, मेनली त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। और हलम की मैं बात करूं तो यहां पे ये हम मानते हैं, क्योंकि इनका रिटर्न एविडेंसेस हमें बहुत कम मिले हैं, बहुत कम देखने को मिले हैं, बट हम मानते हैं कि ये इंडो मंगोलियन रेशियल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इंडो मंगोलियन से बिलोंग करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, त्रिपुरा इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब पृथ्वी का घूर्णन होता है, जब पृथ्वी का घूर्णन होता है तो इनमें से कौन सा कथन सही आता है। रोटेशन का मतलब पता क्या है, कि जैसे आप सीधा खड़े हो, आप सपोज करो कि मैं आपको जैसे बताता हूं वैसे करो। सपोज करो कि आप, ये टीवी है और ये आप हो, ठीक है, आप टीवी के सामने खड़ो। जैसे आप टीवी के सामने करोगे, आप रोटेट कर जाओ, आप अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर जाओ। अब आपको जब देखोगे, उल्टा देखोगे, मतलब हाफ रोटेट करना, पूरा नहीं करना, हाफ देखोगे, तो क्या होगा, आपको टीवी नहीं दिखेगा, आपको टीवी आपकी ऑपोजिट साइड दिखेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो आपकी बाहें हैं, मतलब जो आपकी लेग्स हैं, आर्म्स हैं, वो भी क्या हुआ, वो भी रोटेट करी, जिससे क्या हुआ कि आपकी बॉडी भी रोटेट करी, जिससे क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर है, वाटर का कंटेंट है, वो भी आपका घूमा। मतलब ऑब्वियसली बात है ना कि जो हमारे पेट है, पेट भी घूमेगा, पेट के अंदर पानी है, तो ऐसी चीजें, सारी चीजें घूम जाएंगी। तो यही आपका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि जब रोटेशन ऑफ अर्थ होगी तो क्या होगा, डे और नाइट का फिनोमिना देखने को मिलेगा, एयर टेंपरेचर का। बिल्कुल सही है जी। क्यों देखने को मिलेगा, जैसे सपोज करो कि जैसे मैंने आपको बताया टीवी इधर है और आप सीधा पहले इधर देख रहे थे, आप हाफ रोटेट किए तो आपको टीवी नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब आपकी बैक साइड को दिखेगा अब, तो इसका मतलब आपको अंधेरा दिख रहा है, तो डे और नाइट का कॉन्सेप्ट आ गया। सपोज करो कि यही आपका टीवी जो है अब सन है, तो अब आपका सन यही है, ठीक है, तो आप पहले
सामने देख रहे थे तो आपको सन की किरणें मिल रही थी, आपकी सीधी बॉडी को मिल रही थी। जैसे आप रोटेट किए तो आपकी बैक साइड को मिल रही है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है ए टेम्परेचर भी आपका डिफरेंट होगा कि जब रोटेशन होगी। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है फ्लो पाथ ऑफ द बोथ एयर एंड वाटर आर टर्न कंसिस्टेंटली इन ए साइडवर्ड डायरेक्शन। मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे आप घूमोगे हवा और पानी का भी इफेक्ट पड़ेगा, बॉडी आपकी इफेक्ट होगी, पानी घूमेगा, ठीक है। और दूसरा एयर का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। एयर का इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा, जैसे सपोज करो कि अब मैंने टीवी बोला था, यहां पे एसी ले लो, कूलर ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। अब जैसे ही आप सामने खड़े थे तो आपके पेट की तरफ हवा लग रही थी, आपकी बॉडी के ऊपर फ्रंटल साइड के ऊपर हवा लग रही थी। जैसे आपने रोटेट किया तो आपकी बैक साइड के ऊपर हवा लग रही है। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आपने रोटेट किया आपकी बॉडी के ऊपर भी जो है इफेक्ट पड़ गया, आपकी हवा का भी इफेक्ट वहां पे देखने को आपको मिल गया, ठीक है। और टाइड्स की मूवमेंट होगी, बिल्कुल जी, टाइड्स ज्वार भाटा भी देखने को मिलेगा जो ओशंस के अंदर देखने को मिलेगा। तीनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो शेप को भी इफेक्ट करती है। अर्थ की शेप कैसे इफेक्ट होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लैट है हमारी अर्थ वो कहां पे है, पोल साइड के ऊपर, ठीक है। और बल्ज कहां पे है, वो इक्वेटर साइड के ऊपर बल्ज देखने को आपको मिलता है। और ओशंस के अंदर पानी भी आपका हिलेगा और आपकी टाइड्स देखने को मिलेंगी, विंड्स मूवमेंट भी देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका नदर्न हेमिस्फीयर में अगर मैं बात करूं तो राइट साइड के ऊपर घूम जाएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करता हूं तो हवा जो है लेफ्ट साइड के ऊपर घूम जाएगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका सी ऑप्शन 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सेप्ट ओनली परसेप्शन। इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है, कौन सा ऐसा प्रमाण है जो प्रत्यक्ष प्रमाण को मापता है, स्वीकार करता है। इनमें से प्रत्यक्ष प्रमाण को जो मापने वाला है, मतलब करने वाला है, वो यहां पे सिर्फ एक ही है, दैट इज चर्वक। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सीधा याद करो, ये चर्वक, यानी कि बी ऑप्शन। और ये कहता है कि हाँ कि मैं किसी चीज को नहीं मानता, जाने के मैं ना ही मैं कर्म को मानता हूं, ना ही लिबरेशन को मानता हूं, ना ही मैं वेदास को मानता हूं, स्क्रिप्चर्स को मानता हूं, ना ही मैं इमोटेशन ऑफ द सेल्फ को मानता हूं। मैं सिर्फ मानता किसको हूं, नॉलेज को, प्रमाण को, क्लियर, जाने कि जो चीज मेरे सामने है वही चीज मैं मानता हूं। तो ये किसने बोला था, चर्वक। ये कॉन्सेप्ट इनका है, क्लियर। बाकी जो है आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है कि इंडियन फिलॉसफी ये है, हिंदू फिलॉसफी इट्स आस्तिका, वेदास आर द सुप्रीम सोर्स ऑफ द नॉलेज। अनास्तिका जो होता है वो रिजेक्शन करते हैं नॉलेज की, वेदास की, और जिसमें आपके 3 पार्ट आते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चर्वक आते हैं। और चर्वक जो है स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म, जो कहता है कि हाँ मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। और अनास्तिका के अंदर एथीस्ट और थीस्ट। एथीस्ट कौन से होते हैं, जो गॉड को नहीं मानते, और थीस्ट जो होते हैं वो जो है नॉन रिजेक्शन ऑफ द गॉड, यानी कि गॉड को मानते हैं। तो आगे इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। और सामख्या जो है ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट है, न्याय जो है लॉजिक का, विशेषिका इंपेरिज्म का। ये आपको कोर्स के अंदर मैंने समझा रखा है, बट इतना डिटेल में आपको मत जाइए कि हाँ ये क्या क्या चीजें होती हैं। बट यहां पे जो क्वेश्चन था उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं कि इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने बोला था कि परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन मानता है, वो सिर्फ और सिर्फ चर्वक मानते हैं। तो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जादूगोड़ा नोन फॉर। जादूगोड़ा जो है वो किस चीज के लिए मतलब जाना जाता है। और ये माइंस हैं, ये कहां पे माइंस हैं, ये झारखंड के अंदर माइंस है। कहां पे, झारखंड के अंदर, यहां पे। और ये कहां पे है जी, झारखंड। यूरेनियम माइंस है। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। यूरेनियम डिपॉजिट इज द करेक्ट आंसर। और यूरेनियम जो होता है ये हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो आपका कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन में काम करता है, यानी कि विखंडन में काम करता है। यूरेनियम की जो ओर है वो है पिच ब्लेंड। यूरेनियम की जो ओर है वो है पिच ब्लेंड, ये भी आपको याद रखना है। 1 राइनो हॉर्स की अगर मैं बात करता हूं, ये हमें काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। बाकी आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका डी ऑप्शन, यूरेनियम डिपॉजिट के लिए माना जाता है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, याद रखना है आपको, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम, क्लियर, झारखंड के अंदर। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स एट, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, यानी कि अर्थ को स्टेशन मान के, अर्थ को पोजीशन मान के ये सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं। जैसे अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वैसे ही ये घूमते हैं, 24 घंटे में अपना जो है काम करते हैं, रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो यही सेम बिल्कुल अर्थ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये फिक्स्ड हाइट के ऊपर घूमते होते हैं, एट ए फिक्स्ड हाइट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, स्थिर ऊंचाई पर। और कितनी ऊंचाई होती है वो,
35,786 किलोमीटर, दिस इज द एग्जैक्ट वन। कई बार पेपर में ये ना आके आपको 35,800 भी दे देता है, तो कई बार पेपर में वो 36,000 भी दे देता है। अगर ये तीनों ही ऑप्शन आई तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, अगर तीनों में एक आई तो भी आपको सिलेक्ट कर लेना कि किससे आंसर लगाना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए जी, जैसे ये हो आपकी होती है ऑपरेशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जैसी अर्थ घूमती है वैसे ही बिल्कुल आपकी स्टेशनरी सैटेलाइट भी ये घूमती है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, एट ए फिक्स्ड हाइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हुज reign did द मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता, पहली बात तो ये याद रखो कि मोरक्को से आया था। मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता विजिटेड इंडिया इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के अंदर जो है इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो मोरक्को से आया था, और किसके दरबार के टाइम पे आया था? और ये आया था जी किसको, जिसको आप पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे देखने को आपको मिला था। आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं इनको, किनको? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता इनके टाइम पे आया था, और इब्न बतूता को इन्होंने क्या अपॉइंट कर दिया था? कादी और काजी भी कह देते हैं, कादी और काजी। कादी का और काजी वर्ड का मतलब क्या होता है? जज। 8 साल के लिए अपॉइंट कर दिया था इन्होंने अपने दरबार के अंदर, सुल्तान ने अपॉइंट कर दिया था इब्न बतूता को। क्लियर। और प्लस एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, मोहम्मद बिन तुगलक वही पर्सन है जिन्होंने 5 ऐसे काम किए थे जिसके लिए इनको वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं, कि इन्होंने जो कैपिटल है वो जो है अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दी थी, जो दौलताबाद कहलाता है। और प्लस दूसरा हमने टैक्स लगा दिया था इन्होंने जो है डेट इज द दोआब रीजन के ऊपर, जो आपका फर्टाइल रीजन था। तीसरा हमने टोकन करेंसी इन्होंने इशू करी थी। चौथा जो है खुरासन एक्सपीडिशन, इराक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी। पांचवा जो है हिमालयन रीजन के अंदर कुमाऊं हिल्स के ऊपर अटैक करने की बात करी थी। इन 5 कारणों से इनको वाइजेस्ट फूल कहते हैं। और नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने फतूहत ए फिरोज शाही नाम की जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी है। क्लियर। और फिरोज शाह तुगलक कौन है? जिन्होंने जजिया लगाया था किसके ऊपर? ब्राह्मण्स के ऊपर। और फिरोज शाह तुगलक वही पर्सन है जो गुलाम रखने का बड़ा शौकीन था, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव बनाया था। दीवान बंदगन भी इन्होंने बनवाया था। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक, और जलालुद्दीन खिलजी ने बोला था कि हम कभी भी इंडिया को पूरी इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकते। और अलाउद्दीन खिलजी, जिसे आप दूसरा सिकंदर कहते हैं, दूसरा सिकंदर, सेकंड अलेक्जेंडर, और इनका जो नाम था दैट इज अली गुरशप नाम था इनका ओरिजिनल, अली गुरशप। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिए। और इन्होंने मार्केट रिफॉर्म भी बहुत सारे किए थे। शान मंडी नाम की ये चीज़ें इन्होंने स्टार्ट करी थी कि मार्केट के अंदर कोई रिफॉर्म ऐसा ना हो कि लोगों को जो है प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका डी ऑप्शन बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, नात इज ए जो है फेमस द ट्राइब नेम किसका है जी? किसका ट्राइब है ये? नाट जो है ये किसकी ट्राइब है? नाट जो है ये देखने को मिलती है आपकी दैट इज द बत्रा, ठीक है। किसके नाम पर जो है प्रसिद्ध है? किस जनजाति के नाम पे? दैट इज बत्रा इज अ बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और ये देखिए जी नाट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मतलब ये जो बत्रा नाट होता है ये मेनली आपके बस्तर रीजन में, ठीक है। ये तो कुछ और ही लग गई फोटो लगता है इस टाइम, ये गलत लग गई है, चलो कोई बात नहीं। नाट जो है ये फेमस ट्राइब है कहाँ की? बत्रा। नाट जो है फेमस डांस है बत्रा ट्राइब का। और ये जो है नाट जो है आपका उड़ीसा रीजन के पास देखने को मिलता है। और उड़ीसा का भी फेमस डांस कौन सा है? छो डांस है, उड़ीसी डांस है, बड़ा फेमस है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। और भत्री जो लैंग्वेज है इनके द्वारा बोली जाती है। और बहुत सारी जो हमारी दैट इज एपिक्स, उसके अंदर भी नाट का भी काफ़ी योगदान है, जैसे महाभारत, रामायण, उसके अंदर बहुत योगदान है इनका। तो ये बी ऑप्शन बनेगा आपका, दैट इज बत्रा। नेक्स्ट, व्हाट डज ननकानन तुरा बुलक के पार बंधे सिग्निफाइज? ये किस चीज़ के लिए सिग्निफाई करता है? सो नानकुन तुरा बुलक के पार बांधा, ये इसके साथ संबंधित है। ये क्या है जी? ये हो है। क्या है? हो, कुदाल। जो आपकी जैसे वो होती है ना, जैसे खेतों में आप जो मतलब खराब वो स्टार्ट करते हो, सही करते हो, दैट इज कॉल्ड हो। तो इसको हम हो कहते हैं। ये याद करने हैं क्वेश्चन आपको ऐसे। तो आंसर इसमें एक सी ऑप्शन बनेगा। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे सारी रेलेवेंट चीज़ें आपके साथ जुड़े यहाँ पे मतलब आपको बताई जाती हैं। 1,30,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ यहाँ पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए, ऐसे ही हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है MCQ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं डिटेल में। यहाँ पे हमारा जो 10,000 MCQ कोर्स है, इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज टॉपिक
रिवाइज तो किए ही किए हैं, प्लस आपके यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम स्टेट पी से यूपीएससी के लिए, एसएससी रेलवे के लिए, डिफेंस एग्जाम के लिए भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए हैं, तो वो भी आप पढ़ें इस चीज़ को, क्लियर। और इसमें जो विपन 10 कूपन कोड ना यूज़ करके अब आपको यूज़ करना है विपन 20, सिर्फ आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए विपन 20 कोड यूज़ करना है, जान कि आपको एक्स्ट्रा 10% और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, इससे अलग से 10% मिलेगा, विपन 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको इसको जो है, अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं सिर्फ आज के दिन के लिए, क्लियर। जीएस कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें क्या हैं वो हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं, वीआईपी 500 कूपन कोड आप यूज़ करेंगे, क्लियर। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं, 2 जगह से, स्टडी IQ ऐप के ऊपर या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर studyIQ.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, यहाँ पे होम पेज नजर आएगा और यहाँ पे नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर, जीएस कोर्स आपको नजर आएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो आपका 10,000 MCQ कोर्स है इसके अंदर आज के दिन के लिए विपन 20 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलने वाला है सिर्फ आज के दिन के लिए, क्लियर। और जो जीएस कोर्स है ये हमारा पूरा का पूरा थियरी कोर्स है, इसमें तो आपको बेसिक कूपन कोड यूज करना जो ऑलरेडी आपको दिया गया है, क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट और गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।